आ जाओ, इधर आ जाओ ना, कहां जा, यहां जगह आ जाओ, तुम्हें बिल्कुल फर्स्ट रो में जगह दिलाएंगे। आप इधर, यहां भी खाली है, क्यों है कोई बेटा? यार अगर क्लास में आप लोग इतनी बातचीत करोगे तो क्लास तो नहीं हो पाएगी। आप क्लास में इतनी बातचीत करेंगे तो कैसे क्लास हो पाएगी? 5 मिनट कुछ बातें आपसे करनी है, रोज रोज वो बातें ना हो, एक ही दिन कर लो, ज्यादा सही रहता है। लास्ट क्लास हम लोग बहुत प्यार से करते हैं क्योंकि आप सवेरे से अभी तक थक चुके होंगे। हालांकि सीए स्टूडेंट तब तक नहीं थकता जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता, पेपर नहीं हो जाता, बट फिर भी मैं समझता हूं कि आप लोग तीसरी क्लास के बाद चौथी क्लास के लिए बैठे हो तो एनर्जी लेवल वो होगा नहीं। मेरे को इंटरेस्ट फोर्थ क्लास लेने में इसलिए अच्छा होता है कि मैं इसको 7 बजे तक भी एक्सटेंड कर सकता हूं अगर कभी जरूरत पड़ी तो। नहीं, आप प्लीज अभी देखो, थर्ड क्लास में क्या होता है कि अभी टीचर ने आपको पढ़ाया, अब उनको 15 मिनट में बाहर जाना पड़ता है और मैं 15 मिनट में बाहर जा नहीं सकता, तो इसीलिए लास्ट क्लास में रखता हूं कि अगर हमें थोड़ा आगे भी बढ़ाना पड़ जाए। दूसरा, फोर्थ क्लास लेने में लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि लास्ट में होगा क्या, तो मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करने में अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ क्लास है, टैक्स और ऑडिट में आपको ये चेंज नजर आएगा कि जो फोर्थ क्लास है वो लोग हम बहुत ही आराम से कैजुअल तरीके से पढ़ेंगे, आपके माइंड में कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। ऑडिट पढ़ना नहीं, ऑडिट करना होता है, पहली बात तो ये बेटा। कोई भी, अच्छा पहली बात तो ये। दूसरी बात, भरत, क्लास में मैं 1.5 घंटे ऑडिट पढ़ाऊंगा, उसके बाद 10 मिनट आपको आपस में बात करने का टाइम दूंगा। उस 1.5 घंटे में अगर कोई भी बच्चा आपस में बात करेगा, फिर अगर मैं किसी को कुछ गलत बोल दूं, क्योंकि मेरा टॉलरेंस लेवल 0 है, ये आप लोगों ने टेक्स्ट की क्लास में थोड़ा बहुत नोटिस कर लिया होगा, है कमी। मैं पहले मिनट में बता रहा हूं, मैं बहुत सीरियस तरीके से क्लास कराता हूं क्योंकि आप सब लोग यहां सिर्फ पढ़ने नहीं आए हो, अगले 40-50 साल के लिए अपना करियर सेट करने आए हो। तो प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 1.5 घंटे, आपको जब लगे ना कि थोड़ा बोरिंग हो रहा है, आप मुझे प्लीज हिंट दे देना, मैं 10 मिनट का पॉज ले लूंगा। लेकिन दोनों चीजें एक साथ नहीं होंगी कि हम बातें भी कर ले और पढ़ाई भी हो जाए। तो 1.5 घंटे, ज्यादा नहीं, 1.5 घंटे। 1.5 घंटे तक सिर्फ आप लोग सुनोगे, समझोगे। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आप सोचना। आप लोग लॉ का पेपर देने गए थे, आप बहुत कुछ रट के गए थे, लेकिन यकीन बताओ वहां पे जो डेफिनेशन हम लोग रट के गए थे कितना याद था। आज मेरा भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पेपर था, मैं भी बहुत कुछ रट के गया था, क्योंकि जैसे हम रटते हैं भाई स्टूडेंट तो स्टूडेंट, लेकिन वहां तो हमें अल्टीमेटली बना के ही लिखना होता है ना मैक्सिमम, और हम बना वही पाते हैं जो हम समझ के जाते हैं। तो याद रखिएगा, रट के नहीं, समझ के जाना है, और समझ के जाना है तो उसके लिए क्लास में लिखने से ज्यादा, किताब से ज्यादा टीचर को सुनना और समझना है। पेपर बहुत खतरनाक है, आप लोगों ने सुना होगा, बिल्कुल थ्योरी की तरह है, नंबर नहीं आते। बता देता हूं क्यों नहीं आते। टीचर पढ़ाता अच्छा है, नो डाउट, बच्चे पढ़ते उससे अच्छा है, नो डाउट, लेकिन बच्चों को लिखना नहीं आता।
और नंबर किसके मिलते हैं? तो मैं इस बार ऑडिट हफ्ते में 2 दिन पढ़ाऊंगा और जो 2 दिन पढ़ाऊंगा नेक्स्ट डे उसका टेस्ट होगा। और देखो टेस्ट वो वाला टेस्ट नहीं करेंगे इस बैच में हम लोग कि आप आंसर शीट दे रहे हो और मैं चेक करा रहा हूं, नहीं। आप एक पतली सी कॉपी बनाएंगे टेस्ट की अलग से, वो सिर्फ सैटरडे को आप कैरी करेंगे, उसी में सारे आंसर लिखने हैं। 150 क्वेश्चन कराऊंगा, रिकॉर्ड कर लेना इसको, 150 क्वेश्चन कराऊंगा क्लास में, पेपर वहीं से आएगा। अब उसके बाद अगर आप नहीं लिख पाते हो तो फिर ये आपकी कमी है। हर थ्योरी पेपर में, चाहे आपने फाउंडेशन में लॉ दिया था या जो भी पेपर ऐसा नहीं था कि आपका पढ़ा हुआ नहीं आया था, लेकिन अगर हम आंसर ड्राफ्ट नहीं कर पाएंगे सही से तो कैसे नंबर आएंगे? तो डे 1 से ना आपको फोकस इसी चीज पे करना है कि हमें ड्राफ्टिंग करनी है। घर जाके कसम खा लो ऑडिट पढ़ना नहीं है, लिखना है। पढ़ेंगे हम लोग यहां पे, समझेंगे यहां पे, और घर जाके जो रोज हम पढ़ेंगे ना उसको लिखेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा जैसे मान लो आज शाम को घर जा रहे हो, आपने आज 4 पेपर पढ़े, तो किसी भी पेपर को ना 1 सेकंड ज्यादा टाइम देना है ना 1 सेकंड कम देना है। हर पेपर 100 नंबर का है। तो ये नहीं कि अकाउंट्स लेके बैठ गए और उसमें क्वेश्चन सॉल्व होता जा रहा है तो 2 घंटा हमने वही कर लिया। मजा आता है ना उसमें, सीखने को नहीं है इसीलिए मजा आता है। रिपीटेशन है, बार बार एक ही हर क्वेश्चन में वही डेबिट क्रेडिट नहीं। आप एक स्लॉट बना लेंगे कि हमें 1 घंटा लॉ को देना है, 1 घंटा ऑडिट को देना है, 1 घंटा कॉस्ट को देना है, पक्का देना है, डिसिप्लिन लेके आना है। 4 घंटे डेली आप लोगों को रिवीजन करना है। देखो मैं आपको बता देता हूं सिंपल सी बात, मैं थोड़ा स्ट्रेस देता हूं बच्चों को क्योंकि हम लोगों ने भी स्ट्रेस में पढ़ाई की है तभी रैंक आई है। तो मेरी प्लानिंग जो होगी आप लोगों के लिए बिल्कुल उस लेवल की होगी जहां पे एक बच्चा रैंक के लिए सोचता है, क्योंकि हमारे मां बाप ने या हमने कभी 40 नंबर के लिए पढ़ाई की नहीं। तो मेरी बात उन लोगों को सूट नहीं करेगी जो 40-50 वाले बच्चे हैं। लेकिन बताइए अगर 40-50 नंबर इंटर में आ गया, कहां लगेगी आर्टिकलशिप? कहीं नहीं लगेगी। तो हम लोगों का जो थीम होगा ना, हमारा थीम यही होगा कि हम लोग कम से कम मिनिमम ऑडिट में 75 मार्क्स लेके आए। पहले मैं 80 बोलता था, लेकिन अब थोड़ा सा मैंने टारगेट कम कर, नहीं होली के दिन टारगेट रिवाइज कर लेंगे। होली तक हम 2 चैप्टर खत्म करेंगे ऑडिट के, और वहां पे आप लोगों के परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम लोग रिवीजन कर लेंगे अपना टारगेट। ठीक है? तो प्लीज मेरी आप लोगों से ना बहुत सॉफ्ट रिक्वेस्ट है, देखो मुझे ना गुस्सा बहुत आता है अगर क्लास में इंडिसिप्लिन हो, तो प्लीज 1 घंटा 1.5 घंटा आराम से पढ़ लेना, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक, मस्ती कर लेना। लेकिन जब पढ़ाई करेंगे तो सिर्फ पढ़ाई, कोई दिक्कत? चलिए तो देखो आज से एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी की तरफ हम लोग चल रहे हैं, और वो दुनिया है ऑडिट का। बिल्कुल आप अपने दिमाग से वो सारी बातें निकाल दो जो लोगों ने आज तक आपको ऑडिट के बारे में बोला हो। टॉपर्स में पहले ऑडिट के ना बहुत सारे टीचर हुआ करते थे, 4-5 साल पहले। बैच कंप्लीट होते नहीं थे, बच्चों को थ्योरी बोरिंग लगती थी, तो भगवान लाल सर ने कहा सर देखो मुझे नहीं पता कि ऑडिट में क्या है कैसे है, लेकिन आप क्लास में खड़े हो जाओगे ना तो बच्चे पढ़ लेंगे। ये रेपुटेशन है। मैं आपको बता देता हूं कि अगर मैं कोई पेपर पढ़ा रहा हूं तो बच्चा चाहे रिस्पेक्ट से पढ़ ले, डर के पढ़ ले, या इंटरेस्ट क्रिएट करके पढ़ ले, वो पढ़ लेता है। और तभी से टॉपर्स में ऑडिट का डर थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो गया। टीचर वो नहीं होता जो आपको पढ़ा दे, टीचर वो होता है जो घर जाने के बाद आपको पढ़ने पे मजबूर कर दे। आप मेरे पेपर को इग्नोर नहीं कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है? तो अब उसके लिए चाहे मुझे कोई हथकंडा अपनाना पड़े, थोड़ा डांटना पड़े, वो अलग बात है, लेकिन अगर काम करते चलोगे तो डांटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और याद रखिएगा, अगर टीचर आपको कुछ एग्रेसिव बोल देता है तो वो आपका भला चाहता है इसलिए बोलता है, कोई पर्सनल ना हो। क्योंकि मेरा पेपर कम्युनिकेटिव है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मैं क्लास में किसी को भी खड़ा कर दूंगा, तो बाद में ये मत बोल देना कि मेरी इंसल्ट कर दी सर आपने। ये जो इंसल्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब अपने घर पे छोड़ के आना। आप लोग क्लास सीखने के लिए है, सिखाने के लिए है, तो यहां पे हम लोग सीखने सिखाने के लिए किसी भी लेवल पे जाएंगे। अगर किसी को इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन लगे
तो लक्ष्मी नगर में और भी बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, आप वहां जा सकते हैं। ठीक, यहां वही लोग बैठे हैं जो पढ़ना चाहते हैं। घर घड़ी में 4:30 बज गया, 5 बज गया, कोई इश्यू नहीं है। पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ाएंगे उनको, लेकिन ये नहीं कि बातें कर रहे हैं, टीचर ने डांट दिया, नहीं। पढ़ाई तो ऐसे ही होती है, क्योंकि मैं आप लोगों को अगले साल इसी महीने के अंदर सीए फाइनल का रजिस्ट्रेशन चाहता हूं। इससे ज्यादा मैं और कुछ बोल ही नहीं सकता। तो आप सब लोग एक शपथ लें अपने आप से कि आप देखो ना यार, आपके पापा भी तो 8:30-9 बजे घर से बाहर निकले हैं ना आज, और आप जब घर जाओगे उसके बाद आएंगे। दुनिया में हर आदमी 12-13 घंटे तो मेहनत करता ही है ना, चाहे वो अपनी दुकान पे जाए, चाहे वो जॉब करे या पढ़ाई करे। तो अब आप लोग ना बच्चे नहीं रहे, फाउंडेशन पास कर गए, अब आप इंटर में आ गए हो। 9 महीने 12 महीने के बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, और वो ट्रेनिंग भी एक तरीके से जॉब ही है। तो थोड़ा सा वो डिसिप्लिन आप लोगों को यहां लेके आना है। घर पे ना आराम से 11:30-12 बजे तक सो जाया करो, क्योंकि अब अगर आप नहीं सोओगे 12 बजे तक ना, तो अगले दिन आ तो जाओगे, लेकिन वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा प्रोडक्ट। ये छोटी छोटी बेसिक बातें हैं बेटा, ध्यान रखना। आप 11:30-12 बजे सो जाओ, और फिर अगले दिन अगर जल्दी नींद खुल गया तो मोबाइल सवेरे चला लो, लेकिन 5.5-6 घंटे की नींद जरूर पूरी किया करो, तभी अगला दिन प्रोडक्टिव होगा। सीए टफ नहीं है, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, लेंदी है, बहुत लेंदी सिलेबस है। देखना 6 महीने बाद तक हम लोग स्ट्रगल करते रहेंगे, सिलेबस खत्म नहीं हुआ नहीं हुआ, बहुत लेंदी है। और वो तभी समझ में आएगा जब हम तन और मन दोनों तरीके से यहां बैठे रहेंगे। ठीक है, शुरू करें? चलिए, नए कपड़े तो पहन के आए नहीं तुम लोग। ऑडिट पे जाना था ना? हाँ, नहीं, एक्चुअली राजीव सर को आज आना था, लेकिन टीटीएस में मैं ऑडिट चाहता नहीं, क्योंकि टीटीएस में मेरी ऑलरेडी 3 क्लास होती है। तो मेरे को MWF सूट करता था, तो मैंने उनसे रिप्लेस कर लिया। मैंने सोचा मैं फ्राइडे से रिप्लेस करता हूं, आज ही पेपर खत्म हुआ है। फिर पता लगा बेचारे राजीव सर की भी ये 4थी क्लास होगी, क्यों परेशान करें। चलिए, तो आप लोगों के पास कोई कॉपी तो नहीं होगी ना? कहीं किसी भी कॉपी के पीछे थोड़ा नोट कर लेना, और फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्या करना है। प्लीज आप अपने दिमाग में ऑडिट के बारे में जो भी गलतफहमी है निकाल देना। 10 दिन पढ़ने के बाद बताना मेरे को कि इससे कोई मजेदार पेपर है ही नहीं, इससे कोई मजेदार पेपर नहीं है। हाँ, थोड़ा अंग्रेजी लिखने में दिक्कत आती है बच्चों को, वहां थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसमें थोड़ा काम कर लेंगे, क्या दिक्कत है। देखिए, सेकेंड ग्रुप में बस अभी जो आपस में फिर तुम्हारी भाई साहब प्लीज नहीं, क्लास में नहीं, ये अलाउ नहीं करूंगा मैं किसी को, बातचीत तो बिल्कुल भी नहीं। 5:30 बजे हम बात करेंगे, 5:30 बजे। देखिए ध्यान से, सेकेंड ग्रुप में देखो, क्लास में जब 200 बच्चे बैठे होते हैं ना, तो एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, तभी पढ़ाई होती है। मेरे को 500 बच्चे दे दोगे, मैं और सीरियस होकर पढ़ाऊंगा, हमें कम बच्चे पढ़ाने में मजा नहीं आता। तो प्लीज पेपर नंबर 6, अब तो नया सिलेबस नहीं आएगा ना। पेपर 6 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, इस पेपर का पूरा नाम है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। देखिए, मुझे आप लोगों को टैक्स की किताब देनी है और ऑडिट की बुक देनी है। किताब ऑलरेडी एडवांस में होती है, लेकिन सिलेबस के चक्कर में हम लोग भी थोड़ा वेट कर रहे थे कि ऐसा ना हो जाए कि सिलेबस चेंज हो जाए और हमें फिर दोबारा किताब बनानी पड़ जाए। टेक्स्ट की बुक ऑलरेडी प्रिंटिंग में है। फ्राइडे को मेरी क्लास होगी यहां पे अर्ली बर्ड वाले बच्चों की, फ्राइडे तक हो सकता है किताब आपके पास हो, ठीक है। ऑडिट की किताब अभी तक मैंने प्रिंटिंग में नहीं भेजी है, 1-2 दिन में उस पर है मेरे पास 100-200 किताब, लेकिन वो मैं तुमको दूंगा नहीं, वो पुरानी है, लेना भी मत, नहीं तो फिर दोबारा देंगे नहीं ये लोग। ऑडिट की किताब फ्रेश आ रही है, आपको देंगे। उससे पहले जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको कुछ नोट्स अवेलेबल होंगे। ऑडिट के लिए मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए। टेक्स्ट की किताब फ्राइडे तक, फ्राइडे नहीं तो सैटरडे तक आपके पास होगी, इस वीक में आपके पास होगी। तो आप प्लीज काउंटर पे बुक के लिए ना जाएं। मैंने आपको बता दिया दोनों किताबें पाइपलाइन में है और विद इन अ वीक आपके पास होगी। ऑडिट में 2-4 दिन एक्स्ट्रा लग जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। पेपर नंबर 6 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस 100 मार्क्स का पेपर है।
और बेटा एग्जैक्ट सीए फाइनल में भी 100 मार्क्स का है। सीए फाइनल में भी ऑडिट आपका 100 मार्क्स का है। देखिए ये पेपर है क्या, बहुत सिंपल है। आज मैं गाजर का हलवा लेके आने वाला था तुम लोगों के लिए, वो थोड़ा मैं लेट हो गया, लेके आया नहीं। ऑडिट की क्लास ना वैसे शुरू होती है। चलो एज्यूम करते हैं कि मेरे पास थोड़ा सा गाजर का हलवा है, ठीक है, हंसना, मैं क्लास करा रहा हूं, ठीक। मेरे पास कुछ खाने की चीज रखी हुई है। अब कोई बच्चा लेके आया, चलो चेंज करते हैं, कोई बच्चा अभी पास हुआ और मिठाई लेके आ गया। पता नहीं कहां से लेके आया होगा यार, डब्बे पे हल्दीराम लिखा भी नहीं है, ना हीरा स्वीट्स लिखा हुआ है। तो मुझे ना भरोसा नहीं हो रहा है कि पता नहीं कैसे मिठाई होगी, तो मन नहीं कर रहा है खाने का। तो मैंने सूरज को कहा कि सूरज एक काम कर, तू थोड़ा सा इसमें से खा ले और मुझे ये बता कि ये कैसा लग रहा है। सूरज आया मेरे पास और उसने कहा कि ठीक है सर, मैं थोड़ा सा खा लेता हूं। और इसने थोड़ा सा उसमें से खा लिया। तो बोला सर मजा आ गया, मजा आ गया सर, ऐसी बर्फी तो मैंने खाई ही नहीं थी। बताइए, इनके इस लाइन को बोलने से मेरा भरोसा बढ़ा। बोलो, मेरा भरोसा बढ़ा। लेकिन बाद में पता ये लगा कि ये तो हलवाई का भाई था। क्या भरोसा बढ़ेगा या घट जाएगा? एश्योरेंस का मतलब है भरोसा बढ़ाना। कुछ ऐसा करिए जिससे भरोसा बढ़ जाए। मैंने इनको मिठाई टेस्ट कराया, टेस्ट करने के बाद इन्होंने कहा बहुत अच्छा है। बताइए, मेरा भरोसा बढ़ गया। मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, मेरे को भी दवाई का नाम मालूम है, लेकिन मैं अपना इलाज अपने आप नहीं करता। मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, डॉक्टर कुछ टेस्ट लिखता है, टेस्ट की रिपोर्ट आती है और डॉक्टर कहता है नहीं आप बिल्कुल सही हो। बताइए, भरोसा बढ़ता है। उसने कुछ तो किया होगा ना जिससे मेरा भरोसा बढ़ गया। आप इंजीनियर के पास जाते हो, कहते हो भैया मुझे 500 गज की एक कोठी बनानी है, आप एक मैप बना दो, नक्शा बना दो और आप ही इसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले लो। क्या आपको मकान बनाना नहीं आता है? ये पूरी बिल्डिंग भगवान सर ने खुद बनाई है स्केच बना के। तभी तो डर लगता है, मुझे भरोसा नहीं बढ़ा मुझे। लेकिन अगर यही काम इंजीनियर करता तो, जब हम कोई काम किसी प्रोफेशनल से कराते हैं ना, तो हमारा भरोसा बढ़ जाता है। एश्योरेंस का मतलब है क्या? भरोसा बढ़ाना, फेथ बढ़ाना। ऑडिटिंग का मतलब है चेकिंग करना। एग्जामिनेशन बहुत सिंपल पेपर है, बिल्कुल कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ दिमाग में सोचना है। कुछ ऐसा करना जिसके बाद लोगों का भरोसा बढ़ जाए, भरोसा बढ़ जाए। जब आप मेरे पास यहां पढ़ने आए, मैंने कहा देखो बच्चों, नवंबर 99 में मैंने फाउंडेशन पास किया था। शायद तुम लोग इस दुनिया में नहीं आए थे, ठीक है। मई 2002, ये सिलेबस में नहीं है, मत लिखना कोई हाँ। मई 2002 सीए इंटर, मई 2004 सीए फाइनल। ये रिकॉर्ड टॉपर्स में अवेलेबल होंगे, क्योंकि ये तो टॉपर से ही हुआ, ये टॉपर से हुआ। ये टॉपर्स उस टाइम कराता ही नहीं था, तो कहीं और से हुआ। तो मई 2004 में सीए फाइनल हुआ। मेरी आर्टिकलशिप 6 महीने शुरू में एनडी कपूर एंड कंपनी से हुई। उसके बाद पीडब्ल्यूसी प्योर ऑडिट में हुई। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। टैक्स का काम तो सीए बनने के बाद शुरू किया मैंने, आर्टिकलशिप पूरी ऑडिट में ही हुई। मुझे बाद में पता नहीं लगा कि मेरी नौकरी टैक्स में लग गई है। मैं गया था ऑडिट का इंटरव्यू देने, इंटरव्यू हो गया, उन्होंने कहा ठीक है आ जाना कल से, और वो टैक्स में कर दिया। तो मैंने कहा पैसा कहां ज्यादा मिलता है? तो बोला टैक्स में। मैंने कहा ठीक, पैसा चाहिए यार। मतलब ऑडिट के और टैक्स के सैलरी में फर्क होता है। टैक्स की जो सैलरी होती है 30 to 40% ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा कमाई नहीं होती। ऑडिट में क्या होता है कि आप क्लाइंट के यहां विजिट करने जाओगे तो आपके टीएडीए के खर्चे बनते हैं, ट्रेवलिंग के खर्चे बनते हैं, खाने पीने के खर्चे बनते हैं, तो वो रिइंबर्समेंट मोटा आ जाता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे टैक्स में डाल दो। उसके बाद 2012 तक
मैं कॉन्टिन्यूअस जॉब में रहा। मैं टॉपर्स में 2009 से थोड़ा थोड़ा कभी कभी मॉर्निंग बैच ले लिया करता था, 7:30 से 9:30 प्यारेलाल भवन आईटीओ पे, और फिर मैं ऑफिस चला जाया करता था। अक्टूबर 2012 में मैंने फुल टाइम टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया और पार्ट टाइम प्रैक्टिस रखी अपनी। अब बताइए, मैं इतना बात बता रहा हूं आपको, थोड़ा मोड़ा भरोसा तो बढ़ेगा ना यार, कि जितने जब हम लोग पैदा नहीं हुए तब तो इस बंदे का सीए इंटर हो गया था। बढ़ना चाहिए भरोसा सर। देखो सीए, मैं बता रहा हूं आपको, जब मैं अपने ऑफिस में बोलता हूं कि मैं सीए इंटर के बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूं तो कहते हैं यार यही काम रह गया था तुम्हारा। दिस इज अ वेरी लो प्रोफाइल जॉब। सुनिएगा ध्यान से, आप सीए इंटर को कोई बहुत बड़ा मत समझना। लक्ष्मी नगर में घूमोगे जितना, उतना ही डरोगे। बातें करने वाले लोग इतने मिलेंगे ना, किसी के मत सुनिए। सीए इंटर जस्ट 12th क्लास की तरह के एग्जाम है, और जैसे फाउंडेशन पास किया ना आपने, उससे बेहतर तरीके से पास करोगे। बस नेगेटिविटी मन में लेके मत आना। लक्ष्मी नगर में नेगेटिविटी बहुत बिकती है। पीजीवीजी में चले जाए करो, पास हुए बच्चे को फेल करा देंगे लोग। मैं आपको बता रहा हूं, लक्ष्मी नगर में अगर बच्चा कोई रह रहा है ना, उसके पास होने का चांस 40% कम हो जाता है। प्लीज, वो पीजीवीजी का जो माहौल है मैं आपको बता, पीजीवीजी में रह रहे हैं, किसी से बातचीत ना करें, जहां पे नेगेटिव बात हो वहां से दूर हो जाएं। आप अच्छे हो ना, आपको कोई भी पास करा देगा, और अगर आप अच्छे नहीं हो, आपकी पढ़ाई नहीं होती, कोई कोचिंग आपको पास नहीं करा सकता। टीचर सिर्फ सिलेबस पढ़ाता है, पास आप होते हो। टीचर के पास अगर पास होने का कोई जादू होता तो तुम्हारे फाउंडेशन के सारे बच्चे पास हो गए होते, कोई फेल नहीं हुआ होता, और इंटर के सारे बच्चे पास हो जाते। और अगर मेरे हाथ में सब कुछ होता तो सबकी रैंक नहीं आ जाती। टीचर सिर्फ पढ़ाएगा, गाइड करेगा, मेहनत तो अल्टीमेटली आपको करनी है। ठीक है, तो प्लीज बताइए, इतनी सारी बातें बताने के बाद आपका भरोसा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? तो वैसे ही देखिए क्या होता है, ऑडिट में हमें कुछ नहीं करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम सुना आपने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखिए मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं, फिर सिलेबस की बात करता हूं कि थोड़ा सा पेपर के नाम के बारे में तुमको पता लग जाए कि यार ये ऑडिट। राजीव सर को तो मैंने इस बार कहा था कि लॉ में भी पहला चैप्टर ऑडिटर्स पढ़ाए वो, कि बच्चों को थोड़ा आइडिया लग जाए, पढ़ाया भी होगा उन्होंने। तो देखिए मान लो मैं यहां पे एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाता हूं आपको, देखना कितना आसान काम है हमारा। ऑडिट पढ़ना नहीं है, करना है। सब लोग ऑडिट पे गए हो, मत सोचो कि टॉपर्स के इस खंडहर में बैठे हो आप सब मान के चलो गुड़गांव के किसी बहुत अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में बैठे हो, परसों नए कपड़े पहन के आना, ठीक। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा है यहां पे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस सुनते चलना साफ साफ बड़ी। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मान लीजिए 2021-22 का। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 73 लाख लिखा हुआ है। बताइए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन बनाता है? मैनेजमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट का है, याद रखिएगा। ऑडिटर जाके नहीं बनाएगा, हम जाके नहीं बनाएंगे। खाना बनाना किसका काम है? हम नहीं बनाएंगे, हम तो ओपिनियन दे देंगे कैसा बना है। और बताइए, बनाना मुश्किल काम या ओपिनियन देना मुश्किल काम? दुनिया का सबसे आसान काम क्या? फिर ये पेपर मुश्किल कैसे? लिखना नहीं आता बस। तो देखिए ट्रेवलिंग एक्सपेंस 73 लाख है, और मैं तुमको कहता हूं बेटा देखो तुम लोग ऑडिट पे आ गए हो, मैनेजमेंट क्लेम कर रहा है, इसको कहते हैं मैनेजमेंट का क्लेम। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ नहीं पढ़ा रहा आपको, सब्जेक्ट के बारे में आइडिया दे रहा हूं, पढ़ाऊंगा मैं परसों से, आज तो मैं सिलेबस डिस्कस करने आ गया आपसे, ठीक है। यहां पे 73 लाख है, इसको कहते हैं अजर्सन। क्या बोलेंगे? अजर्सन्स ऑफ मैनेजमेंट। नहीं समझ में आया? नहीं आया, देखो समझाता हूं ना। मान लीजिए आप मेट्रो में जा रहे हो और कोई मैडम मंगलसूत्र, सिंदूर, हाथ में चूड़ियां पहन के खड़ी हैं, वो क्या क्लेम कर रही हैं? कि वो शादीशुदा है। दैट्स इट। अगर यहां पे 73 लाख लिखा हुआ है तो मैनेजमेंट ये क्लेम कर रहा है कि उन्होंने इस साल में 73 लाख रुपीस ट्रेवलिंग पे खर्च किया है। यस और नो? ये इसी साल खर्च हुआ है।
ये कंपनी के लिए खर्च हुआ है, ये सारे खर्चे अप्रूव हुए हैं, कोई बिना अप्रूवल के नहीं हुआ है। मैनेजमेंट का ये क्लेम है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में कुछ भी लिखा हुआ है तो ये मैनेजमेंट का क्लेम है कि देखिए, अगर मैं बैलेंस शीट में बिल्डिंग देख रहा हूं और यहां लिखा है 500 करोड़, इसका मतलब कंपनी के पास 500 करोड़ का बिल्डिंग है, वो फिजिकली अवेलेबल है, उसकी ओनरशिप कंपनी की है। यही क्लेम कर रहे हैं ना। सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है? इसीलिए ये पेपर नंबर 6 है कि पहले फर्स्ट ग्रुप पढ़ के आ जाओ, फिर ऑडिट पढ़ना कि सब कुछ और बेहतर समझ में आए। लेकिन आजकल जल्दीबाजी के जमाने में इतना टाइम बच्चों के पास है नहीं, तो इसलिए टीचर को कंपनी लॉ के बारे में भी थोड़ा बहुत बताना पड़ता है। सेक्शन 129 कहता है कि मैनेजमेंट बनाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। सेक्शन 129 कहता है कंपनीज एक्ट का कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट का क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, और वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा ना, वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करेगा। कुछ नहीं दिमाग में रखना, प्लीज सुनते रहो। ट्रू एंड फेयर का मतलब यह है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो यूजर्स को मिसलीड करे। उसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो यूजर को क्या करे बेटा? मिसलीड करे। मतलब ट्रू एंड फेयर है, ट्रू एंड करेक्ट नहीं है, ट्रू एंड फेयर। बताइए, ट्रू एंड करेक्ट ज्यादा बेहतर होता है या ट्रू एंड फेयर? ट्रू एंड करेक्ट। करेक्ट हाई लेवल है, फेयर कैसा है? उससे लो। या ट्रू एंड करेक्ट तो कोई बोल ही नहीं सकता। बताइए, आपके जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, क्या वो बहुत सारे एस्टिमेट्स और एजम्पशन के बेसिस पे नहीं बनाए जाते? अरे तो जब तुम्हारा अकाउंट ही एजम्पशन एस्टिमेट पे बना है तो वो ट्रू एंड करेक्ट कैसे हो सकता है? ट्रू एंड फेयर होगा। सुनते चल, अभी कुछ दिमाग में। ट्रू एंड फेयर। तो मैनेजमेंट की ये ड्यूटी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, और कैसा बनाए? ट्रू एंड फेयर बनाए। क्या मैनेजमेंट कभी ये कहेगा कि मैंने ट्रू एंड फेयर नहीं बनाया है? वो तो हमेशा क्या बोलेगा? वो तो हमेशा बोलेगा। बताओ, तुम कभी कहते हो अपने आप को कि तुम खराब दिखते हो? तुम तो हमेशा अपने आप को डैसी समझते हो। लेकिन जब कोई मेट्रो में आपके लिए अपना स्टैंड चेंज कर ले तो मैं मान लूं कि तुम खूबसूरत हो। क्या कभी किसी ने आपके लिए अपना, क्या बोलते हैं, मेट्रो स्टेशन छोड़ा? मान लो तुम द्वारिका से आ रहे हो, द्वारिका नहीं, उत्तम नगर से आ रहे हो, और किसी ने उत्तम नगर पे ना उतर, तुम्हें जाना है द्वारिका और किसी को जाना है उत्तम नगर। वो उत्तम नगर ना उतर के क्या आपके लिए कभी द्वारिका गया? अगर गया तो तुम अच्छे हो, उसका मन ही नहीं कर रहा उतरने का। अपने आप को तो हम सब क्या बोलेंगे? हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी बोल दे तो विश्वास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो देखो, हमारा काम कुछ भी नहीं है यार, इससे आसान कोई पेपर नहीं है, बता रहा हूं। बच्चे ना पढ़ते नहीं है। देखो अभी कितने प्यार से आप लोग बैठे हो, 10 दिन के बाद देखना ऐसी दोस्ती डेवलप होगी ना भाई साहब कि पढ़ाई तो बहुत पीछे छूट जाएगा। तो देखिए, मैनेजमेंट का जो ये क्लेम है कि मैंने इतने खर्चे किए हैं, मेरे पास इतने का एसेट है, अब ये इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बैंक के पास लेके जाएगा और कहेगा भैया मुझे इस फाइनेंशियल के बेसिस पे लोन चाहिए। बैंक कौन है? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स होते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के, मान लो मुझे कंपनी में 100 करोड़ रुपया लगाना है, तो मैं कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखूंगा। अगर बैंक को लोन देना है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा। बताइए, अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके मैनेजमेंट किसके पास चला गया? बैंक क्या बोलेगा? ये सब कुछ तो आपने अपने आप लिखा है, मैं इस पे भरोसा कैसे कर लूं? ये जो प्रॉफिट आप दिखा रहे हो इस पे मैं भरोसा कैसे कर लूं? जाओ पहले उसके साइन लेके आओ जो इंडिपेंडेंट है, और जब वो साइन कर देगा तो मेरा भरोसा बढ़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड ऑडिट। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। मम्मी ने खाना बनाया और खुद बहुत अच्छा, वाह, खुद तो अच्छा बोलेंगे। जो गेस्ट आए हैं अगर वो कह दे वाह तो भरोसा बढ़ेगा। हम तो अपने आप को तो बोलते ही हैं। तो देखिए, अब
यूजर्स ने क्या कहा कि मुझे तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर भरोसा नहीं है, जाओ पहले किसी प्रोफेशनल के पास जो अकाउंटिंग फील्ड का एक्सपर्ट है, वो तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, एग्जामिन करेगा और कहेगा कि ये ट्रू एंड फेयर है, तभी हम उसको ट्रू एंड फेयर मानेंगे। तो बताइए, मैं अगर कह देता हूं मैं इंडिपेंडेंट हूं, मान लीजिए टॉपर्स का मैनेजमेंट मेरे पास आया या किसी और कंपनी का मैनेजमेंट मेरे पास आया और मैंने ऑडिट किया। ऑडिट का मतलब क्या है? सिंपल एग्जामिनेशन। मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जामिनेशन किया और मैंने अपनी रिपोर्ट दे दी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है। तो बताइए, क्या यूजर का भरोसा नहीं बढ़ेगा? दिस इज आवर जॉब। कुछ ऐसा करो जिससे यूजर का भरोसा बढ़ जाए। बताइए, आप किसी गोलगप्पे वाले की दुकान पे गए, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि वो अच्छा खिलाता है या खराब खिलाता है, लेकिन 3-4 दीदी वहां खा रही थी। आपने दीदी से पूछा, दीदी एक बार बताओ कैसे गोलगप्पे? दीदी ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो, पता है कहां खड़े हो, इनका गोलगप्पा तो पूरे इंडिया में फेमस है। बताइए, भरोसा बढ़ेगा कि नहीं? लेकिन बाद में पता लगा वो गोलगप्पे वाली की बेटी थी, तो नहीं बढ़ेगा। तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि फिर वो इन्फ्लुएंस है, वो बायस है। तो कहा गया कि ऑडिट कुछ भी नहीं है, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। क्या है? रटना नहीं है। व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट। किस चीज का? याद रखिएगा, हम दुनिया में हम हर रोज ऑडिट करते हैं। चाय पीने जाते हैं, वहां भी ऑडिट करते हैं, चाय कैसी है, चीनी। जिंदगी में हम हर जगह ऑडिट करते हैं। जब मेट्रो में जाते हैं, बेकार डब्बा है, करते हैं, ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर है, ये भी तो ऑडिट है। लेकिन याद रखिए, आपके सिलेबस का जो ऑडिट है ना, ये लिमिटेड है, ये रिस्ट्रिक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक। बताइए, क्या है ऑडिट? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। एक बार बताइए, इंडिपेंडेंट क्यों? अपने आप सोचो। अगर एक चीज बताओ, तुम्हारे पापा अगर कह रहे हैं मेरा भानु बहुत अच्छा बच्चा है, पापा तो बोलेंगे ही, पापा तो बोलेंगे। भानु के मामा बोल रहे हैं, क्या भाई साहब क्या नंबर लेके आया है, 376 ऐसी ना कुछ, इतने, सॉरी 276, हाँ, तो इतना बढ़िया नंबर लेके आया है। अब बताइए, अगर इसके रिश्तेदार इसके बारे में ऐसा कमेंट कर रहे हैं तो आपका भरोसा बढ़ेगा क्या? नहीं सर। लेकिन इसके गांव का कोई थर्ड पार्टी जिससे इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो कहता है सर गांव ने क्या बच्चा दिया है, मतलब इस गांव से प्लीज, गांव से इतना बढ़िया चार्टर्ड अकाउंटेंट निकल के जा रहा है, गांव का नाम रोशन करेगा। बताइए, भरोसा बढ़ेगा कि नहीं? तो याद रखिए, ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट किस चीज का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। दैट्स इट। यही इस पेपर का काम है। मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा आपको, पेपर के बारे में बता रहा हूं कि हम क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे। ऑडिट करने से क्या होगा? भरोसा बढ़ेगा। किन लोगों का? जो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करेंगे। जब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाते हो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को देते हो, वहां पे इनकम टैक्स ऑफिसर को, तो सबसे पहले वो यही देखता है कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ऑडिटेड है कि नहीं। याद रखिएगा, ऑडिट हमारे लिए कोई लग्जरी नहीं है, हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के बैंक हजारों करोड़ों रुपए का लोन देता है। इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के इनकम टैक्स का सेटलमेंट करता है। इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के शेयर होल्डर पैसा लगाता है। इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के जो स्टाफ होते हैं सैलरी बढ़ाने की बात करते हैं। और बताइए, अगर ये ऑडिटर हो जाए तो उन लोगों का भरोसा और ज्यादा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? पेपर समझ में आया? चलिए, ऑडिट में चलोगे। बताओ, ऑडिटर कौन? जो ऑडिट करेगा उसको ऑडिटर कहेंगे। बहुत सिंपल शब्दों में, जो ऑडिट करेगा वो ऑडिटर, जिसका ऑडिट होगा वो ऑडिटी। हमको कुछ नहीं करना, 4 स्टेप पढ़ना है बस। बताइए, हमारा अल्टीमेट काम क्या है? ऑडिट रिपोर्ट देना। क्या देना? ऑडिट रिपोर्ट। हमारा काम यही है। अब मैंने कुछ नहीं पढ़ाया आपको, बताओ हमें रिपोर्ट किस चीज का देना है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे सामने आया है, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रहा है कि? बस खत्म ऑडिट। अल्टीमेट काम क्या हमारा? ऑडिट रिपोर्ट देना।
बताइए, किसी के ऊपर रिपोर्ट दोगे, जैसे मान लो मैं इनके ऊपर रिपोर्ट देता हूं, खड़े हो जाओ, पढ़ लिया करो कभी कभी एग्जाम्पल के लिए, है ना, अदरवाइज ना ले, है ना। घूमते रहते हो लक्ष्मी नगर में दिन भर, जिस गली में जाओ ना, भाई साहब कोई और मिले ना मिले, ये भाई जरूर मिलेगा। अब सुनिए, मैंने इनके बारे में ऐसा बोल दिया, ऐसे रिपोर्ट दे दी, सुनना ध्यान से, रिपोर्ट दे दी। क्लास के बाद ये मेरे पास आए, सर आपने बहुत गलत किया, आप तो मजाक में बोल के चले जाते हो, बाद में लोग हमारा कितना मजाक उड़ाते हैं आपको नहीं पता। मैंने कहा नहीं, मैंने मजाक नहीं किया, मुझे पता है कि तुम घूमते हो। इन्होंने कहा सर एक मिनट। मैंने कहा सुनो, तुम्हारे बारे में जो मैंने रिपोर्ट दिया है ना, इसके लिए मैंने ओपिनियन बनाई थी पहले। क्या बनाई थी? ओपिनियन इंटेंजिबल होता है, किसी के ऊपर रिपोर्ट देने से पहले ना माइंड में एक ओपिनियन आता है। सोच समझो ध्यान से, जो ओपिनियन आता है उसी को जब हम लिख देते हैं तो क्या बनता है? रिपोर्ट। आप किसी के बारे में भी कोई रिपोर्ट दोगे ना, तो सबसे पहले माइंड में क्या आएगा? ओपिनियन। और उस ओपिनियन को जब मैं कागज पे लिख देता हूं, क्या बन जाता है? जज साहब खड़े हो, जज साहब अदालत में हैं, मुजरिम और डिफेंडेंट दोनों लोगों का बहस चल रहा है, जज साहब के दिमाग में ओपिनियन आ गया है, अब वो क्या बोलेंगे? ऑर्डर लिख के हम पास कर, ऑर्डर लिख के आप लोगों को मिल जाएगा। तो हम ऑडिट रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट कहां से बनेगा? ओपिनियन। मैंने कहा सुनो, मैंने ऐसे ही क्लास में रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर दी है, मैंने पहले आपके बारे में ओपिनियन बनाया है। इसने कहा सर आपका ओपिनियन बेसलेस है, आप टीचर, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोल दोगे। मैंने कहा एक मिनट, मोबाइल नंबर दे, मैं एक वीडियो भेज रहा हूं, सारी करतूत तुम्हारी उसके अंदर आ जाएगी। आयुष ने फॉरवर्ड किया था मुझे, जानते हो ना आयुष को, है ना? पता लगा ना कि मेरी पहुंच कितने दूर तक है। चलिए, तो देखो ध्यान से, मैंने इनके ऊपर जो ओपिनियन दिया उसके लिए मैंने ऑडिट एविडेंस दिया है। क्या दिया इनको? बताइए, जब तक एविडेंस नहीं होगा ओपिनियन कैसे बनेगा? और ओपिनियन नहीं बनेगा तो फिर रिपोर्ट कैसे होगा? आ रहा है समझ में? अब ओपिनियन कहां से लाओगे, सॉरी एविडेंस कहां से लाओगे? जब मुझे एविडेंस चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? कुछ जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। इसको हम लोग बोलते हैं ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट, सुना है कभी? बैठ जाओ तुम लोग, बहुत हो गया कि हम लोग ऑडिट पे जा रहे हैं। अपने सीनियर से सुना होगा कि हम ऑडिट पे जा रहे हैं। कुछ नहीं करते वो लोग, ऑडिट पे जाके सबसे पहले क्या लगाते हैं? ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं। अरे कुछ नहीं होता, एग्जामिनेशन चेकिंग करने को ही टेक्निकल भाषा में ऑडिट प्रोसीजर बोलते हैं। बताइए कहां जा रहे हो? आवाज नहीं आ रही, क्या लगाओगे? प्रोसीजर से क्या मिलेगा? एविडेंस से क्या बनेगा? उसके बाद रिपोर्ट दे देना, फिर अगले ऑडिट की तैयारी करना, काम खत्म, बिल भेज दो, क्लाइंट को पैसा देगा। कहां जा रहे हो? क्या लगाओगे? प्रोसीजर में हम लोग दो काम करते हैं, वाउचिंग करते हैं। क्या करते हैं? सुना है? अरे सॉरी, मैं कुछ ही नहीं पढ़ा रहा, हम तो सिर्फ सिलेबस के, हम क्या करेंगे वहां पे? वाउचिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। एक बात बताओगे, तुम्हारे फाउंडेशन के टीचर कह रहे थे कि बच्चे बड़े इंटेलिजेंट, जरा देखो, वाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। मैं भी थोड़ा साफ साफ नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ा नहीं रहा, आपको पढ़ाऊंगा मैं परसों से। आज मैं थोड़ा सा तुम लोगों को आइडिया दे रहा हूं कि ऑडिट कितना इंटरेस्टिंग है। गर्मी नहीं लग रही तुम लोगों को? अभी अभी बस आज का टाइम दो, कुछ करेंगे। चलिए, तो वाउचिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है या पीएल में? ट्रांजैक्शन पीएल में रिकॉर्ड होता है या बैलेंस शीट में? ये नहीं पता। ट्रांजैक्शन पीएल में रिकॉर्ड होता है और बैलेंस शीट तो एज ऑन डेट वो तो बैलेंस बताता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हम वाउचिंग करते हैं। वाउचिंग का मतलब बेटा चेकिंग करेंगे। बताइए, ट्रेवलिंग एक्सपेंस कहां लिखा था? बताइए, ट्रेवलिंग का वाउचिंग करोगे? क्या देखोगे? सुनिए, 73 लाख का खर्चा है, क्या 73 लाख एक दिन का होगा या पूरे साल का होगा? पूरे साल का लेजर निकलवाओगे, लेजर में ट्रांजैक्शन वाइज एंट्री होगी, हर ट्रांजैक्शन का बिल मांगोगे, बिल कंपनी के नाम पे होगा, उसी साल का होगा, प्रॉपर अप्रूव्ड होगा, कंपनी के पर्पज के लिए होगा, काम खत्म, आगे बढ़ो, दैट्स इट।
अब जो यस यस बोला है जरा लिख के दिखाओ। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम। तभी एग्जामिनर बोलता है सॉरी बेटा। बस आपको समझ में आ रहा है कि क्यों नंबर नहीं आते। पेपर बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए हम लोग इस बार, अच्छा जब मैं बोलूंगा ना परसों टेस्ट है, देखना आधे लोग गायब हो जाएंगे। बस बेटा आप लोग एक काम करना, जो गायब हो जाएंगे ना उनका रिकॉर्ड रखना। अगर वो फेल हो गए तो फिर मेरी जिम्मेवारी नहीं है। अगर आपने मुझे अपना ड्राइवर माना है तो मेरे रूल बुक को फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं फॉलो कर सकते हो तो ड्राइवर चेंज कर लो। आपका करियर इंपॉर्टेंट है, टॉपर्स में कोचिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? लेकिन जिस ड्राइवर को चुनो ना उसकी बात मानो। और हर ड्राइवर के अंदर ये कैपेसिटी है कि आपको सीए इंटर जैसा एग्जाम पास करा देगा। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आपने हवा बना रखा है, कुछ भी नहीं है। अच्छी अच्छी चीजें खाने पीने के लिए लेके आया करो, 150 क्वेश्चन उसी में से पेपर आएगा। बस टीचर को खुश रखा करो। ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाओगे? प्रोसीजर में दो चीजें होती हैं, वाउचिंग और वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन किस चीज का? भानु मोबाइल बंद करो। एसेट्स एंड प्लीज मोबाइल बिल्कुल भी नहीं। मैं सब कुछ का मौका दूंगा, बस 1 महीने ऑडिट, कोई भी पेपर 1 महीने ढंग से पढ़ लो, पेपर का बेस तैयार हो जाएगा। आगे थोड़ी लापरवाही भी करोगे तो कंट्रोल में रहेगा। शुरू के 1 महीने अगर खराब कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। बताइए बैलेंस शीट में क्या होता है? एसेट लायबिलिटी, उसका हम वेरिफिकेशन करते हैं। अगर 31 मार्च को स्टॉक 200 करोड़ रुपए का है तो मैनेजमेंट क्या क्लेम कर रहा है कि मेरे पास स्टॉक है, कितने का है? उसकी रियलाइजेबल वैल्यू 200 करोड़ की है। ये स्टॉक मेरे बिजनेस के पर्पज का है। जाइए ना वेरीफाई कर लीजिए। तो बैलेंस शीट आइटम का हम क्या करते हैं? वेरिफिकेशन। डेटर का क्या करोगे? डेटर की वाउचिंग मत करने जाके। वाउचिंग किसका होगा? पीएल आइटम का। कैश का क्या करोगे? शेयर कैपिटल, सैलरी, सेल्स, जितने भी ट्रांजैक्शन, डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर फिक्स एसेट ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया गया है तो वहां वाउचिंग कर लेना। वैसे तो हम एसेट का वेरिफिकेशन करते हैं, लेकिन एसेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर में बिल देखना होगा तो हम वाउचिंग भी करेंगे। तो बेसिकली इसी को हम बोलते हैं ऑडिट प्रोसीजर। कहां जा रहे हो? क्या करोगे? ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे। प्रोसीजर लगाओगे तो क्या मिलेगा? 4 दिन से इसके पीछे घूम रहा था मैं, प्रोसीजर लगाया तो मुझे एविडेंस मिला। बिना मेहनत के तो सबूत नहीं मिलेंगे ना। सीआईडी देखते हो, पूरी टीम मेहनत करती है तब एविडेंस आता है। उसी को हम यहां क्या बोलेंगे? ऑडिट प्रोसीजर। कहां जा रहे हो? क्या करोगे? प्रोसीजर से क्या मिलेगा? बेटा सुन लो, एविडेंस ना सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट होना चाहिए। हल्का फुल्का एविडेंस नहीं। अगर मैं कह रहा हूं कि यह गलत है तो मेरे पास कुछ ठोस सबूत होना चाहिए, ठोस सबूत। और उसको हम क्या बोलेंगे? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। क्या बोलेंगे? कुछ मत नोट करना, अभी समझते चलो। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। सफिशिएंट का मतलब होता है क्वांटिटी और एप्रोप्रिएटनेस का मतलब होता है क्वालिटी। आपके पास सबूत होने चाहिए, सबूत थोड़े ज्यादा होने चाहिए, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये पूरी क्लास कह रही है कि हां मैंने राजीव सर का मर्डर किया है। पूरी क्लास कह रही है। मैंने इस क्लास को कहा तुमने देखा है क्या? नहीं, हमने सुना। आप इधर से निकले और राजीव सर के चीखने की आवाज आई। पूरी क्लास कह रही है। मैंने कहा देखा तो नहीं ना, लेकिन ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि मैं इसके पीछे पड़ा हूं। कहता नहीं सर, मैंने वीडियो बनाया है। बताइए, पूरी क्लास के सामने एक बंदा भारी पड़ गया ना, क्योंकि ये एविडेंस एप्रोप्रिएट है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो कई बार एक सिंगल एविडेंस बहुत सारे एविडेंस के ऊपर भारी पड़ जाता है, क्योंकि एज पर क्वालिटी उसका नेचर अलग है। तभी तो जज साहब क्या बोलते हैं? सारे सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस फैसले पे पहुंच रही है कि ये टीचर निर्दोष है। राजीव सर ने खुद अपने आप को गोली मारी थी। आ रहे समझ में? नहीं, एग्जाम्पल दिया, मैं ऐसे बोलता नहीं, लेकिन दिमाग में आ गई ऐसी बात तो बोल दिया। ठीक है, तो देखिए, बताइए कहां गए? ऑडिट पे क्या लगाया? प्रोसीजर से क्या मिला?
एविडेंस से क्या बनेगा? लेकिन ओपिनियन तो इंटेंजिबल होता है, उसको एक पेपर पे लिख दीजिए, अपना रिपोर्ट दे दीजिए, हमारा यही काम है। बस मोटा मोटा ऑडिट में यही होता है। बताइए ऐसा आप काम क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमें यूजर्स ने, सुनिएगा ध्यान से, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स होते हैं ना, वो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को नहीं देख सकते। सुनना मेरी बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूजर देख सकता है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं ना, ये कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट होते हैं। शेयर होल्डर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं देख सकता। अब सोचिए, फाइनेंशियल बना किससे है, लेकिन मैं बुक्स ऑफ अकाउंट देख नहीं सकता, तो मैं किसी थर्ड पर्सन को अपॉइंट करता हूं, जाओ देखाओ। बेटा खड़ा हो जाओ। हाँ, इनकी शादी फिक्स हो गई। सुने प्लीज, फिर देखो मैं कहां तक जाके एग्जांपल डेवलप कर रहा हूं दिमाग में। इनकी शादी फिक्स हो गई, लेकिन लड़की को ये देख नहीं सकते। हमारे यहां कोई होता है पुराने जमाने में, नहीं देख सकते, तो बताइए ये किसी और को भेजते हैं ना, जो जाके सारा कुछ वेरीफाई करके आता है कि भाई हाँ वो सीए है तो है कि नहीं, इस गांव से है तो है कि नहीं, जितने फैक्ट्स बताए गए हैं वो सही है कि नहीं, और आके रिपोर्ट देते हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल गो अहेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए भरोसा बढ़ गया। तो देखिए बैठ जाइए, कहां जा रहे हो? ऑडिट पे। क्या लगाओगे? प्रोसीजर। प्रोसीजर से क्या मिलेगा? एविडेंस। एविडेंस से क्या बनेगा? ओपिनियन। बेटा ये इसी को मिक्स कर दोगे, सबका इसी का नाम है ऑडिट। और बताइए अगर ये ऑडिट हो गया तो यूजर का भरोसा नहीं बढ़ जाएगा? इसमें हम लोगों को यही पढ़ना है। चलिए, पेपर का नाम क्या है? क्या है? ऑडिट। ऑडिट इज एन देखिए प्लीज, थ्योरी पेपर में सुनो, कोई बच्चा ना क्लास में ना बोलता हुआ ना नजर आए, टेक्स्ट में मत बोलिएगा, वो प्रैक्टिकल पेपर है, चलेगा। यहां सबको बोलना है। याद करो, बचपन में जितनी चीजें हम लोगों ने बोल बोल के पढ़ी थी ना, आज वही याद है। फाउंडेशन में अभी आज हमारे एग्जाम में आया था क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, एंड सेक्शन 68 से लेकर 72 तक के जो एक्सेप्शन है वो लिखो। 6 पेज में लिखे मैंने। हम लोगों का थोड़ा अलग लेवल का एग्जाम होता है 6 पेज में। तो बताइए, मुझे आज भी याद है, मैंने 98 में पढ़ा होगा फाउंडेशन, और थोड़ा सा रिफ्रेश कर लिया क्योंकि उस टाइम हम लोग बोल बोल के पढ़ते थे। तो प्लीज जरूर, थ्योरी पढ़ने का तरीका अलग होता है। टीचर अगर कह रहा है तो आप ही लोगों के लिए बोल रहा है। बताइए ऑडिट क्या है? ऑडिट इज एन, बताइए एग्जामिनेशन क्यों नहीं, इंडिपेंडेंट क्यों चाहिए हमें? अगर मान लीजिए हमारा रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट अगर हमने बायस होके बना दिया, कंपनी के साथ मिलके बना दिया, तो फिर लोगों का भरोसा कैसे बढ़ेगा? तो ऑडिटर हमेशा कैसा होना चाहिए? पढ़ेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। आइए देखिए, तो ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है किस चीज का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड नोट्स टू अकाउंट्स। मैं लिखवाऊंगा, सब लिखवाऊंगा। तो हम ऑडिट करने जाएंगे, तो ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। क्यों कर रहे हैं हम ऑडिट? क्योंकि हमें ओपिनियन देना है। क्या ओपिनियन देना है? कि मैनेजमेंट जो ये क्लेम कर रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, ये वाकई ट्रू एंड फेयर है या नहीं। बस इसमें लिखने की क्या जरूरत है? सोचते हुए जाओ। थ्योरी पेपर को ना रास्ते में विजुअलाइज करो, किसी के साथ मत जाया करो। अगर आज के बाद मैंने तुमको क्लास के बाहर किसी और के साथ देख लिया ना, जब शाम को जाते हो ना, अकेले जाओ और थ्योरी को विजुअलाइज करो। जाओ बाहर, अच्छा जीएसटी, अच्छा इनकम टैक्स। थ्योरी को जितना विजुअलाइज करोगे उतना ही रिवाइज होगा। तभी मान लो कोई किसी को देख रहा था, जाके बोलो क्या ऑडिट कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट ऐसे ही रिवाइज होंगे, रट के नहीं हुआ। कितना रट लोगे घर जाके? चलिए, तो देखिए एक खूबसूरत सा पेपर है हमारा ऑडिट, 100 नंबर का है। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। देखो फिर शुरू हो गए लोग, मानेंगे नहीं ना। आपको टीचर बढ़िया चाहिए, लेकिन अपना नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। मतलब हमको टीचर बहुत एक नंबर का चाहिए और हमें पता नहीं हम क्या हैं।
ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। याद रखिए, इसमें जो पेपर आएगा ना आपका 30 मार्क्स का एमसीक्यू होगा, 30 मार्क्स का एमसीक्यू। और ये एमसीक्यू रटने वाले नहीं होंगे बेटा। अगर आप ऑडिट समझ के जाओगे, ऑनलाइन वालों के टेस्ट का प्रोसीजर कैसा होगा, बिल्कुल जैसा इनका होगा वैसे ही आपका होगा, बिल्कुल वैसा ही होगा, चिंता ना करें। 30 मार्क्स का एमसीक्यू होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इस एमसीक्यू में कुछ केस बेस्ड एमसीक्यू भी होंगे और कुछ नॉर्मल होंगे। केस बेस्ड समझ रहे हो? एक पैरा दे देंगे आपको, उसी से कुछ क्वेश्चन ड्राफ्ट करेंगे और आपको उसका जवाब देना होगा। बहुत सिंपल होता है। केस बेस्ड वाले तो और आसान होते हैं, आपको हिंट मिल जाता है। नॉर्मल वाले मुश्किल होते हैं क्योंकि इसके लिए पूरा सिलेबस दिमाग में लेके आना होता है। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात बताओ, यहां नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं इंटर में, तो अगर कोई बच्चा सही से मेहनत कर ले तो क्या एमसीक्यू में 30 नंबर नहीं आ सकते? मैंने हजारों बच्चों का कॉपी देखा है, 29-30 नंबर आते हैं। अगर हमारे नहीं आए तो ये हमारे कुकर्म थे। इंस्टीट्यूट नंबर देता है, हम नहीं ला रहे हैं, यह हमारी कमी है। 30 नंबर का एमसीक्यू 30 में से 30 मिल सकता है अगर हम डेप्थ स्टडी करें। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएंगे एमसीक्यू, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं। उसी बच्चे के नंबर यहां आएंगे जो ऑडिट को समझ के जाएगा, रट के नहीं जाएगा। तो 30 नंबर बताइए, लोग कहते हैं ऑडिट थ्योरी पेपर है, 30 नंबर तो प्रैक्टिकल हो गया। बोलो, इसके बाद ऑडिट में ट्रू एंड फॉल्स आते हैं। क्या होता है? हां, ट्रू और बेटा ये 14 मार्क्स के आते हैं। 14, ये गलत कर रहे हो आप लोग प्लीज। 14 मार्क्स और ये होंगे विद रीजंस, विद। मैं दिखाता हूं कैसा होगा, देखो। ये आपके ऑडिट की बुक है, मल्टी कलर बुक किताब है। आपको जीएसटी की किताब मिल गई होगी, वो भी मल्टी कलर है किताब। जीएसटी की किताब आप लेके घर पे रख लो। कौन नहीं दे रहा है? पैसे नहीं आए तुम हो गया तो मैंने ही किताब भिजवाया है इन लोगों को देने के लिए, क्यों नहीं? क्या, एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? नहीं, आप जीएसटी की मेरे पास 1100 किताब पड़ी हुई है, आप उसको ले लें। यहां रहेगा ना तो ये लोग बहुत गंदे तरीके से बुक्स रखते हैं, बाद में गंदा कर देंगे, क्या फायदा। आप अपने हिसाब से अपने घर में रख लो, पढ़ना है उसको लंबे टाइम तक। मैं अभी बोल दूंगा, कल से आप लोग ले लेना, मैं बोल दूंगा, ठीक है? मैंने भिजवाया था देने के लिए, पता नहीं क्या कर। चलो कोई नहीं। तो जीएसटी की किताब अवेलेबल है, आप रख लेंगे। इनकम टैक्स की सब आ जाएगी। ऑडिट की किताब आपकी ये होगी। इसमें देखिए मैं आपको बताता हूं ट्रू फॉल्स कैसा आता है। सेम किताब आपके पास होगी, मल्टी कलर वाली होगी। ऐसा नहीं कि यहां पढ़ाने के लिए ऐसा बनाया गया है तुमको ब्लैक एंड व्हाइट दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। प्योर ऐसी बुक होगी। हाँ, ये देखिए, एग्जाम में जितने करेक्ट इनकरेक्ट ट्रू फॉल्स आए हैं हम लोगों ने यहां पे इनकॉर्पोरेट कर दिया है। देखिए पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। बताओ यार, पहली क्लास में ही पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तुम लोग, मुश्किल क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन इज इररिलेवेंट इन ऑडिटिंग। अरे ओपिनियन ही तो देना है हमें, ओपिनियन ही तो देना है। ओपिनियन के बेसिस पे ही तो रिपोर्ट बनेगा। बताइए फॉल्स क्यों फॉल्स है? अब इसके लिए हमें रीजन देना है। 2 नंबर का आता है, 7 आएंगे, 2 नंबर के 14 नंबर। सर बताऊं आपको, बच्चा ना पढ़ता ही नहीं है। आप खुद बताओ, फाउंडेशन में जितने बच्चे टॉपर से पढ़े हुए हो, आज अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके हिसाब से अगर आपके पूरे फाउंडेशन के बैच में 500 बच्चे थे तो आपके हिसाब से कितने पास होने चाहिए? आपके हिसाब से 500 सारे पास होने चाहिए। आपको कुछ पता ही नहीं। फिर 300 तो कभी सीए बनने आए ही नहीं थे। 300 तो आए ही नहीं थे भाई साहब, उनको होना ही नहीं था। इंस्टीट्यूट ने 200 ही पास किए हैं और वही पास होने चाहिए। आप खुद देखो अपने बैच में, एक दिन आ रहे हैं, दूसरे दिन नहीं आ रहे हैं, क्लास दंग करके भाग रहे हैं, कहां पास होने चाहिए थे?
और इंटर में मैं आपसे 2 महीने बाद पूछूंगा कि आप बताओ यहां कितने बच्चे पास होने चाहिए, आप खुद कहोगे सर 50%, और ये 50 पहुंच जाएगा 6 महीने बाद 30%। इंस्टीट्यूट उतना ही रिजल्ट देता है। 6 महीने की लड़ाई है, सब कुछ त्याग के बैठ जाओ, रिजल्ट आ जाएगा। तो बताइए, इतना आसान पेपर आता है, बच्चे ये भी नहीं कर पाते। दूसरा नहीं पढ़ाऊंगा अभी, थर्ड पढ़ाता हूं। ऑडिट इज रेलिवेंट ओनली फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी। नहीं, चाहे लॉस मेकिंग हो चाहे प्रॉफिट मेकिंग, हम पढ़ेंगे। आपको तो मैं अभी आइडिया दे रहा हूं कि कैसा क्वेश्चन आता है। तो देखो, 14 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा आएगा, आपके बुक में ऐसे क्वेश्चन इनकॉर्पोरेटेड है। तो बताओ, ऑडिट कौन कहता है कि थ्योरी हो गया, कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल हो गया? 44 मार्क्स का तो ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि अगर आप 44 का अच्छा करके आ जाए तो 44 आपको मिल सकता है, नंबर नहीं कटेंगे यहां पे। और बाकी जो 56 मार्क्स का है, ये आपका डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे, ये सब आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा, नोट कर रहे हो कर लो, बट जरूरत नहीं, मैंने सारा लिख के दिया हुआ है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस 56 मार्क्स का, 56 मार्क्स का। अब इसमें ना 14 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे। 14 नंबर के कितने क्वेश्चन होंगे? 5 क्वेश्चन। कितने हो जाएंगे? 70 नंबर के। इसमें से एक छोड़ना होगा आपको 4 करने होंगे। बट 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन नहीं होगा, उसके पार्ट होंगे ए, बी और सी। 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और 6 मार्क्स। ऐसे डिवाइड होते हैं पार्ट्स, ऐसे डिवाइड होंगे। बताइए, 4 नंबर के क्वेश्चन में कितना पैरा लिखना होगा हमें? 3 पैरा मैक्सिमम, 1.5 पेज मैक्सिमम। बच्चे 1.5 पेज नहीं लिख पाते यार, पढ़ते नहीं है वो, सिर्फ लक्ष्मीनगर आने का ड्रामा करते हैं। 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स। 6 मार्क्स का तो एक आधा क्वेश्चन ही मिलेगा आपको, मैक्सिमम 4 या 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो ये आपका पेपर पैटर्न है। हम जब एग्जाम देने जाएंगे तो हमारे पास दो पार्ट में क्वेश्चन पेपर मिलेगा। पार्ट ए एमसीक्यू और पार्ट बी डिस्क्रिप्टिव। पार्ट ए में 30 नंबर का एमसीक्यू होगा, जिसको ओएमआर शीट पे आप भरोगे, यहां भरवा के हम लोग आपको दिखाएंगे कैसे करना है। पार्ट बी में ट्रू फॉल्स होगा और डिस्क्रिप्टिव होंगे। तो 44 नंबर में से देखिए, अगर हम थोड़ा सा एक कंजर्वेटिव बात कर लें, अगर हम 35 मार्क्स भी लेके आ जाते हैं, ये तो आसान है 35 मार्क्स, और 56 में से हम अगर 28 मार्क्स भी लेते हैं, मान लो 50% भी, तो हम मोर देन 60 मार्क्स थ्योरी पेपर में लेके बैठे हुए हैं। बच्चों को 40 के लाले पड़े रहते हैं। अब आप खुद समझो बच्चे कैसे होते हैं। नहीं, बताता हूं, बच्चे अच्छे ही होते हैं। होता क्या है ना कि अभी आपका सिलेबस शुरू हुआ है, 8 पेपर ओपन हो जाएंगे कुछ दिन के बाद, तो उसको मैनेज करना देख किसने वाला मसला जाता है। जिसने ये मुश्किल बोल दिया ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। यू हैव टू मैनेज। देखो, मेरी शादी हो गई है, मैं अपने बीवी को भी मैनेज करता हूं, अपने बच्चों को भी मैनेज करता हूं, इतने सारे बच्चों को भी मैनेज कर रहा हूं, ऑफिस भी मैनेज करता हूं, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो भी मैनेज करता हूं, माँ बाप है उनको भी मैनेज करता हूं, अपने फ्रेंड सर्कल को भी मैनेज करता हूं। जिंदगी में आगे बढ़ते जाओगे, परिस्थितियां बदलती जाएंगी, आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर हर चीज मैनेज करना पड़ेगा। ये कह देना कि 8 पेपर हो गए बेटा, कल को 16 हो जाएंगे, क्या करोगे? तो इसीलिए हमें मैनेज करना है। तो थोड़ा मैनेजमेंट में दिक्कत हो जाती है, अदरवाइज सिलेबस में कुछ भी नहीं है। तो हमको 100 नंबर में इस तरीके से हमारा पेपर पैटर्न है। मेरे पास चैप्टर का मार्किंग स्कीम भी है। मैं आपको बता देता हूं कि कौन से चैप्टर हमको पढ़ने हैं और कितने नंबर कौन से चैप्टर से आते हैं। और बताओ, और क्या चाहिए तुम लोगों को? चलिए, मेरे पास ये सारी स्कीम है। आइए देखते हैं कि हमें ऑडिट में कितने चैप्टर पढ़ने हैं। एक 12th में आपको पेपर था बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, याद आया? कितने चैप्टर थे उसमें? 12 मान लो। यहां पे ऑडिट में बट अब बस 13 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर हैं। इंस्टीट्यूट की बुक आ गई आप लोगों के पास?
सीए इंस्टीट्यूट ऑडिट की 3 किताब देगा, टैक्स की 5 देगा। पूरे इंटर सिलेबस का 50% तो मैं हूं। अब तो इंस्टीट्यूट थोड़ा इज्जत कर रहा है, टैक्स की 5 दे रहा है, पहले 7 देता था। बहुत बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी है। ऑडिट में पहले 4 देता था, अब 3 दे रहा है। सुनिएगा ध्यान से, इंस्टीट्यूट आपको 3 किताबें देगा, ऑडिट वॉल्यूम फर्स्ट, ऑडिट वॉल्यूम सेकंड। सीए इंस्टीट्यूट की किताब बहुत अच्छी है, नो डाउट, बहुत अच्छी है, और पतली पतली होगी ज्यादा। मतलब एक दिन तुम अपनी पे आ जाओगे ना, आधी किताब खत्म कर दोगे। बस तुम लोग अपनी पे आते ही नहीं हो, कभी कभी आते हो, तो आधी किताब खत्म हो जाएगी। बहुत प्यारी किताब है। तीसरी किताब होगी ऑडिट प्रोनाउंसमेंट की, उसको फेंक देना, वो नहीं पढ़ना है, वो रेफरेंस के लिए आपको दिया हुआ है। आपकी जो रियल स्टडी मॉड्यूल फर्स्ट एंड सेकंड वॉल्यूम है, उसके अलावा उन्होंने एक प्रोनाउंसमेंट की किताब दे रखी है। जब आर्टिकलशिप करने जाओगे ना, तो रेफर करना है उसको, और जो क्लास में रेफर करना है वो मैंने अपनी किताब में डाल रखा है। तो आपको सिर्फ 2 किताब इंस्टीट्यूट की रेलिवेंट है, फर्स्ट वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम, जिसमें 13 चैप्टर हैं। टॉपर्स आपको एक अपनी किताब देगा, ऑडिट की सिर्फ एक किताब देंगे हम आपको, और जब लास्ट में जाओगे तो एमसीक्यू देंगे। लेकिन देखिए सब कुछ स्क्रीन पे है। हम आपको क्या देंगे, देखिए हमारे फोल्डर में अवेलेबल है, कि आपको ये ना लगे कि इतना कुछ बोल दिया, दिया तो कुछ है नहीं। देखिए, ये देखिए, जैसे ही मैं एक चैप्टर खत्म कराऊंगा, उसके रिवीजन के लिए आपको ये समरी नोट्स दे दूंगा। मैं पढ़ाऊंगा समरी नोट से, डिस्कस करूंगा डिटेल में, और ये समरी पेज आपके पास होंगे। जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर 50 पेज में है, अब वो कैसे रिवाइज हो जाएगा 50 पेज में? तो उसको 10-12 पेज में समराइज करके दिया हुआ है, उसको समराइज करके आपको दिया हुआ है, या आपको दिया जाएगा, जिससे आप रिवाइज करेंगे, है ना। अब बच्चे ले जाके उसमें मूंगफली खा लेते हैं, मैं क्या करूं? पढ़ने के लिए जाएगा, पढ़ना है आपको, है ना। ये आपको चैप्टर वाइज बना दिया गया है, आपको यूज करना है। इसका प्रिंटेड किताब आपको नहीं मिलेगा, टॉपर्स इसकी कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर पाएगा। आपको हम लोग ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप जैसे भी उसको यूज करना चाहें यूज कर ले। टॉपर्स ऑफिशियली आपको सिर्फ 2 किताब देगा, एक अपनी ऑडिट की किताब और एमसीक्यू। ठीक है बेटा, टॉपर्स की भी अपनी लिमिटेशन है ना, हम इतने नोट्स देंगे, कहां से बेचारा प्रिंट करता रहेगा वो। ये है आपके पास समरी। चलिए, लेकिन आप अगर मेहनत करोगे होली तक बहुत बढ़िया, तो ये भी प्रिंट करा दूंगा। और बताओ, मतलब वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब बच्चे कहते हैं सर थ्योरी में हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसा आता है हमें नहीं पता लगता। देखो, फाउंडेशन तो 2-3-4 महीने आपने कोचिंग की थी, टाइम नहीं था, इंटर में तो बहुत टाइम है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए थ्योरी में हम लोगों ने, एक सेकेंड, क्वेश्चन बैंक भी टाइप करा। ये देखिए, ये प्योर क्वेश्चन बैंक है। आज तक, पिछले लास्ट अटेम्प्ट तक, हर चैप्टर के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं चैप्टर वाइज अलोंग विद अटेम्प्ट, एमपीटी, आरटीपी सब दिया है। पढ़ो ना, कितना पढ़ोगे, पढ़ने वाले तो बनो। प्योर क्वेश्चन बैंक, सारा क्वेश्चन बैंक आपका चैप्टर वाइज यहां बना हुआ है। अगेन, ये टॉपर्स आपको नहीं देगा, ये मार्केट में अवेलेबल होती है मेरे नाम से बुक, आप वहां से परचेज करोगे अगर परचेज करना चाहोगे। नहीं तो मैं इसका पीडीएफ यहां पे आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आप पापा को बोल देना, वो ऑफिस से प्रिंट आउट निकाल देंगे, क्योंकि ये थोड़ी मोटी किताब हो जाएगी। टॉपर्स कितनी किताबें देगा यार। बाकी अगर मान जाए तो आप उन लोगों से ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको 3 चीजें दूंगा, एक टेक्स्ट बुक, एमसीक्यू बुक, समरी और क्वेश्चन बैंक। आपको कहीं और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, मोर देन इनफ है, इतना हो जाए बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीजें हमारे पार्ट पे होंगी। इसके अलावा आपको ना एक बहुत खूबसूरत कॉपी, बेटा चाहे तुम कितने भी कंजूस हो, ऑडिट टेक्स्ट में कंजूसी कर लेना, टेक्स्ट की कॉपी कैसे भी बना लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऑडिट की कॉपी बहुत बढ़िया क्वालिटी की, 300 पेज की, 250 से 300 पेज की, क्योंकि सीए फाइनल में ना उसको यूज करना होगा, एज इट इज काम आएगा। सीए इंटर का ऑडिट 40 नंबर का सीए फाइनल है, तो आपकी वो कॉपी बिल्कुल वहां पे यूज होगी। तो बहुत अच्छे तरीके से कॉपी एक बढ़िया सा खरीद लें। और
एक हाइलाइटर कैरी करिएगा और एक डिफरेंट कलर का पेन, कि अगर बुक में कहीं चीज हम लोग हाईलाइट करा रहे हैं, अंडरलाइन करा रहे हैं, तो साथ साथ आपको करना। मैं एमसीक्यू की किताब यहां नहीं पढ़ाऊंगा, मैं किताब के हर टॉपिक में मार्क करा दूंगा एमसीक्यू। एमसीक्यू जिस पॉइंट पे, जिस लाइन पे एमसीक्यू बन सकता है, मैं यही टैग करा दूंगा आपको। तो उसके लिए आपके पास एक पेन होना चाहिए अलग कलर का, जो पहले से रिफ्लेक्स मार्क करने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाए कि यार हाँ ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए है। आता है समझ में? थ्योरी पढ़ने का ना थोड़ा सलीका अलग है, तरीका अलग है, हमको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो हमें ना 13 चैप्टर पढ़ना है बेटा ऑडिट में। आपका जो सिलेबस है ना वो 13 चैप्टर का है। बताओ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसका हेडिंग याद है? या इकोनॉमिक्स में किसी भी सिलेबस का पहला चैप्टर बता दो। बस यहां भी वही है। इंस्टीट्यूट जो वॉल्यूम फर्स्ट देगा ना आपको, वॉल्यूम फर्स्ट में 8 चैप्टर हैं और सेकंड में 5 है। फर्स्ट चैप्टर आपको बताएगा व्हाट नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। एक बच्चा गया ऑडिट पे और ऑडिट पे जाके रिसेप्शनिस्ट को कह रहा है, मैडम एक सलाह दूं, कुछ दिनों के बाद ना तुम्हारी दुनिया भी बड़ी रंगीन हो जाएगी। रंगीन मतलब जाओगे कॉर्पोरेट में। यार सर, आप अभी जिंदगी के सबसे गंदे दौर से गुजर रहे हो, बस 1 साल की बात है। और फिर फोन करना आप, ऐसे अभी बच्चे फोन कर रहे, सर सोचो मैं कहां हूं। मैंने कहा मैं क्या सोचूं? तो कह रहा है एक फोटो भेज रहा हूं। अभी अभी किसी बच्चे ने आर्टिकलशिप ज्वाइन किया है, कहता मैं एक फोटो भेज रहा हूं। तो एक समुद्र की फोटो है वहां पे, और उस समुद्र के लहरों पे पानी को टच करके फोटो भेज रहा है। सोचो मैं कहां हूं? सर मैं गोवा में हूं। और ना हर ऑडिट के हर दिन आपकी याद आती है। पहले मुझे लगता था आप बंडल मार रहे हो, लेकिन अब लग रहा है कि एक एक शब्द सही थे। क्या मजा है सर, जेब में 200 रुपया है लेकिन होटल 20,000 वाला है। सर ये ऑडिट है, क्लाइंट दे रहा है ना, क्लाइंट दे रहा है। याद रखिएगा, अगर किसी ने ऑडिट किया है आर्टिकलशिप ऑडिट से और वो मरता है ना, तो भगवान पूछता है कि तुम्हारी एक इच्छा क्या है? तो कहेगा अगले जन्म में ये 3 साल मुझे जरूर देना, क्योंकि बिना पैसे के अगर कहीं मस्ती हो सकती है ना, वो ऑडिट में हो सकती है। ताज बेंगॉल होटल 7 स्टार होटल है कोलकाता में। मैं 2.5 महीने रहा हूं उसके अंदर, 2.5 महीने। आज मेरी औकात तो है लेकिन इतना खर्च नहीं कर पाऊंगा, और खर्च कर भी दूंगा तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि जेब से पैसा जा रहा है। समझ रहे हो? तो ये आपका, तो गया कहता मैडम एक सलाह दूं आपको, मैं इस कंपनी का ऑडिटर हूं, आपने जो ये साड़ी पहनी है ना, अगर ये पिंक कलर की होती ना तो ज्यादा अच्छा होता। सो प्लीज प्लीज प्लीज। उसने कहा सर आप ऑडिटर हैं, आप तो कुछ भी बोल सकते हैं। तभी सीएफओ आया, बोला नहीं, ऑडिटर का भी स्कोप है, हमारा स्कोप लिमिटेड है ओपिनियन देने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। किसी ने कौन सा साड़ी पहना है, कौन से कपड़े पहने हैं, कैंटीन में क्या खाना बन रहा है, ये मेरा काम नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? तो बताइए स्कोप कौन बताएगा आपको? फर्स्ट चैप्टर बताएगा। बताइए कहां जा रहे हो, क्या करना है? फर्स्ट चैप्टर बताएगा। स्कोप आपके ऑडिट का स्कोप बताएगा कि आपको वहां करना क्या है। पता लगे 2-4 थप्पड़ खा के आ गए, तो हमारा स्कोप वहां पे। ठीक है, बताइए ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? रिपोर्ट देना। रिपोर्ट के लिए क्या चाहिए? ओपिनियन। ओपिनियन कहां से आएगा? एविडेंस कहां से मिलेगा? ये आपको बताएगा। तो मान लीजिए मेरे साथ सब लोग ऑडिट पे जा रहे थे, है ना? 3-4 मैडम लोग जा रहे थे, 3-4 सर लोग जा रहे थे। अच्छा, ऑडिट पे मैं लेके जा रहा हूं ना, मतलब ऑडिट रिपोर्ट कौन साइन करेगा? सीए, मैं करूंगा। तो मेरे को कहा जाता है ऑडिट में एंगेजमेंट पार्टनर। क्या बोला जाएगा? सुनते रहो अभी। एंगेजमेंट पार्टनर का मतलब होता है जो उस ऑडिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंचार्ज है। तो जैसे ही धौलाकुआं, एक दिल्ली में जगह है, हम गुड़गांव जा रहे थे इनोवा से, तो एक मैडम कह रही है सर अगर क्लाइंट ने हमें भगा दिया तो? पहले दिन जब बच्चा ऑडिट में जाता है तो ऐसी ऐसी बातें दिमाग में आती हैं। यार मैं छोटू सा बच्चा,
इतनी बड़ी कंपनी में। अरे ऐसा होता है। मैं विप्रो के ऑडिट पे गया था, 35 मिनट तो मैं ऑफिस से बाहर खड़ा रहा। मैं सोच रहा था यार नहीं, मुझे यहां जाना ही नहीं है। कोई कह दे मेरे से कि नहीं जाना, यहां पे जाऊंगा तो किससे बोलूंगा, क्या बोलूंगा, वो क्या जवाब देगा। तभी बॉस का फोन आया, पहुंचे कि नहीं पहुंचे। मैं से पहुंच रहा हूं। तो याद रखिए, शुरू में ना पहले 2-4 दिन दिक्कत होती है। तो बताइए, जैसे धौला कुआं पहुंचे, आप में से किसी बच्चे ने कहा सर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम वहां क्यों जा रहे हैं। तो सीनियर आर्टिकल ने कहा तंदूरी चिकन खाने जा रहे हैं। ये ऑडिट का हमारा पर्सनल फायदा है, आपको बहुत अच्छे अच्छे खाना खाने को मिलेंगे, पर्सनल एस्पेक्ट है, ठीक है। दामाद सुन तो दामाद, सन इन लॉ, जैसे पर्सनल लाइफ में, पर्सनल अफेयर्स के अंदर सन इन लॉज होते हैं ना, दामाद होता है, वैसे ही ऑडिटर को कॉर्पोरेट में दामाद कहा जाता है। आपको जो चाहिए, इलीगल ना हो, इमोरल ना हो, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी ना हो, आपको जो चाहिए क्लाइंट आपको देगा, बिकॉज आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हो। समझते चलना। तो इसने कहा सीनियर, फिर बातें कर रहे हो यार तुम, मैं खुद मस्ती करा रहा हूं ना आपको, मैं आखिरी की क्लास में स्ट्रेस नहीं दूंगा आपको, चिंता नहीं करो। टॉपर्स का बच्चा लास्ट में ऑडिट की क्लास से निकलता है तो हंसता हुआ निकलता है। मुझे पता है कि आप आखिरी क्लास में बैठे हो, इतनी समझ है मुझे, प्लीज बात मत करें, ठीक। तो देखिए बच्चे ने क्या कहा, सर ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सीनियर क्या बोल रहा है, जाऊंगा, जाते ही ऑर्डर करूंगा। फिर एंगेजमेंट पार्टनर ने कहा नहीं यार, हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको दिया गया है ना, उस पे हमें रिपोर्ट देना है। मैंने क्या बोला ट्रू फेयर का ना, अब मैं लाइन चेंज कर रहा हूं। हमें रिपोर्ट देना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है कि नहीं। सुनना ध्यान से, फ्री फ्रॉम मटेरियल का मतलब लेबर कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्टिंग नहीं, मटेरियल का मतलब सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, और अगर है तो नेग्लिजिबल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके फिंगर से एक नाखून टूट के गिर गया, कुछ तो टूटा ना, लेकिन ये इमटेरियल है, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उंगली कट गई, ये मटेरियल है। तो हमें क्या ऑडिट करना है कि वहां पे कोई मिस स्टेटमेंट मटेरियल ना हो। क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर हो, और ट्रू एंड फेयर का मतलब होता है कि वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो। मैं ये तो नहीं कहता कि उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट नहीं होगा, लेकिन मैं ये कंफर्म कर रहा हूं कि वो मिस स्टेटमेंट इतना बड़ा नहीं होगा कि आपका ओपिनियन बदल जाए। छोटे मोटे गलतियां हो सकती हैं, मेजर नहीं होंगी, हमें यही तो काम करना है। कौन चैप्टर बताएगा, फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ ऑडिट। आता है समझ में। तो बताइए, बेसिक चीजें पढ़नी है आप लोगों को। दूसरा, अब देखो, पूरे साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, घड़ी की तरफ मत देखना कोई भी, घड़ी आज से पता है कब देखना, जब खाना खाओ तब देखना, जब घूमने जाओ तब देखना, वॉशरूम में जाओ तब देखना। इन सब में टाइम बचाओ। जिस काम के लिए दिल्ली में तुमको भेजा गया है उसके लिए घड़ी मत देखना। लोग उल्टा करते हैं, पढ़ने के लिए टाइम देखते हैं। अरे ये तो अपना मेन काम है, तो टाइम मत देखना। मैंने कहा ना आखिरी क्लास में इसीलिए लेता हूं कि मैं 7 बजे तक पढ़ाता हूं। अरे भी छोड़ता हूं, बस सिलेबस लिखवा दे रहा हूं। देखो चलिए, तो सुनिए ध्यान से प्लीज। तो पूरे साल आप मान लो रिलायंस के ऑडिट पर चले गए। रिलायंस ने पूरे साल में अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है 21-22 में। बताओ, फाइनेंशियल ईयर टेक्स्ट में चलता है प्रीवियस ईयर, यहां चलेगा फाइनेंशियल ईयर। 21-22 का जो फाइनेंशियल लिखा गया होगा, रिलायंस में कितने लोगों ने मिलकर इस फाइनेंशियल को बनाया होगा। उनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सैकड़ों लोग होंगे, और उन लोगों ने मिलकर यह फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया होगा। अब इसके बाद ये साल खत्म हो गया, अब यहां ऑडिटर जा रहे हैं, ऑडिटर चुन्नू मुन्नू। अब देखो, ऑडिटर को ऑडिट करने के लिए कितना टाइम मिलता है। आपने एजीएम सुना है, कंपनी की जो एजीएम होती है ना, उसके अंदर ऑडिटेड फाइनेंशियल प्रोड्यूस करना पड़ता है, और एजीएम होती है 30 सितंबर तक। पढ़ा आप लोगों ने। तो 21-22 का एजीएम
30/9/2022 तक होना है और इस एजीएम में ऑडिटेड फाइनेंशियल प्रोड्यूस होगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने। 1 मिनट, 6 महीने भी नहीं। क्या तुमको मार्च खत्म होते ही क्लाइंट लव लेटर भेजेगा ऑडिट पे आ जाओ? नहीं सर, पूरे अप्रैल में वो अपने बुक्स का कंपाइलेशन करता है और आपको मई में बुलाएगा वो। और एजीएम 30/9 तक होना है तो क्या 29 तारीख को आप अपना ऑडिट रिपोर्ट दोगे? नहीं सर, एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करानी होती है, मेंबर्स को एनुअल रिपोर्ट भेजना होता है। तो हमें ना 4 महीने, मैक्सिमम 5 महीने ऑडिट के लिए मिलते हैं। समझना ध्यान से, एक ऑडिटर को ऑडिट फाइनलाइजेशन के लिए 4 से 5 महीने का टाइम मिलता है। सोचिए, 100 लोगों ने, इतने सारे लोगों ने मिलकर बुक्स बनाए, अकाउंट्स बनाया, और ये हमारे चन्नू मुन्नू 4 से 5 महीने में जाके ऑडिट कर देंगे? इम्पॉसिबल है। अगर प्रॉपर प्लानिंग करके काम नहीं करेंगे तो ऑडिट पूरा नहीं होगा। याद है ना, किसी भी काम को इफेक्टिव तरीके से करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी जरूरी है। रॉकेट साइंस नहीं है, आपका चैप्टर नंबर 2 यही है, ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग। ऑडिट को इफेक्टिव तरीके से करने के लिए हमें थोड़ा क्या करना होगा? ऑडिट को प्लान करना होगा, क्योंकि ऑडिट के लिए टाइम कम है, काम ज्यादा है। तो सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोग्राम। बताइए, क्या आपने प्लानिंग बना दी? बताइए, प्लानिंग टेंजिबल है या इंटेंजिबल? इंटेंजिबल। प्लान तो दिमाग में बनता है, जब उसको पेपर पे लिख देते हैं तो वो ऑडिट प्रोग्राम बन जाता है। सिंपल। तो बताइए, एक प्लानिंग कर ले हम प्रॉपर तरीके से। अब मान लो ऑडिट में 20 लोग जा रहे हो, कौन क्या करेगा इसकी प्लानिंग करेंगे ना हम लोग। पता लगे वहां जाके सब लोग एक ही काम करने लग गए, तो प्रॉपर एक प्रोग्राम बनता है जिसमें लिखा जाएगा कि एक्स क्या करेंगे, वाई क्या करेंगे, जेड क्या करेंगे। तो प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट बनता है, प्लानिंग होती है, उसके हिसाब से काम होता है। बहुत सिंपल टॉपिक है। सुनिए, एक दिन क्या हुआ, एक ऐसे ही क्लास चल रही थी, तो एक ना भाई साहब आए और उन्होंने अपने बेटे को, वहां बैठा था बेटा कोने में, देखो जैसे वो देखो पीछे, हाँ वहां बैठा, वहीं बैठा हुआ था, और उठा के ऐसे ही, बेटा अगर सोना है तो बाहर ना, मैंने कहा पहले ही आप, वो तो मैंने इधर इशारा किया, गलती से नजर आ गया मुझे, तो यही बैठा हुआ था वो। तो यहां से उठाया, याद रखिए फाउंडेशन में 300 नंबर आ गए तो इस बात की गारंटी नहीं है कि इंटर में भी आ जाएंगे। 300 वाले इंटर में आके 200 नंबर पे फिसलने निकल जाते हैं। सिलेबस क्या है अब पता लगेगा आपको। तो किसी बच्चे के अगर 250-300 नंबर आए ना, तो अपने अंदर घमंड लेके ना आ जाए, क्योंकि फाउंडेशन में 3 पेपर वही थे जो 12वीं वाले थे। यहां सब कुछ आपको नया मिलेगा। तो पिताजी उस बच्चे को वहां से उठा के ले गए, क्लास में घुस के। मैंने भरत को बोला, भाई किसी को अंदर कैसे आने दिया? इसका मतलब कल को तो कोई भी अंदर आ जाएगा, यहां इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं। नहीं सर, वो बोल रहे थे उनका बच्चा अंदर, कोई भी हो, पेरेंट्स भी आके बाहर बैठे, काउंटर पे बैठे, बच्चा वहां जाएगा, क्लासरूम में नहीं आना किसी को। लेकिन वहां गए और थप्पड़ मारते हुए ले गए। जब मैं नीचे गया क्लास के बाद तो मैंने कहा क्या हुआ? अरे सर कुछ नहीं, ये पढ़ता ओढ़ता नहीं है, 12,000 रुपया महीने का लेता है मेरे से, और पता नहीं क्या करता है, कुछ नहीं पता। 12,000 रुपया लेता है मेरे से। उस बच्चे ने 2-4 थप्पड़ खाया और बोला, पापा ठीक है 12,000 रुपया लेता हूं, लेकिन दिल्ली में 12,000 रुपए की क्या वैल्यू है मैं आपको बता रहा हूं। वो अपने हॉस्टल में गया या अपने पीजी में या अपने रूम में गया, जहां भी रहता होगा, एक कॉपी लेके आया और कहता है, पापा इधर आओ, ये हम 4 पार्टनर एक साथ रहते हैं, ये हमारे एक्सपेंस की कॉपी है, बनती है ना एक्सपेंस की कॉपी, ये देखो मेरा पेज देखो, ये सारे खर्चे यहां लिखे हुए हैं। आपको लगता है कि आप मुझे दिल्ली में 12,000 रुपया दे रहे हो तो पता नहीं क्या तीर मार रहे हो, ये सारे खर्चे लिखे हैं, जोड़ लो कितना होता है। तो पापा ने कॉपी देखा, एक थप्पड़ और मारा, बोला दूध का है दूध। बेटे ने कहा 12,000 में ना खाना मिल जाता है दिल्ली में, बड़ी बात है, दूध छोड़ो। हरियाणा नहीं है, गांव नहीं है कि यहां दूध मिल जाएगा, यहां पे हर चीज बहुत महंगी है। जाके देखो टॉपर्स में,
सवेरे से शाम तक क्लास होती है, एक ब्रेक में 10 रुपया भी तो खाऊंगा। हर बच्चा खाता है, 50 रुपया तो मेरा रोज खाने का हो गया। तो पैसे बचते नहीं है। फिर पापा ने कहा 1 मिनट, इन 3 दिनों में एंट्री क्यों नहीं है? तो बेटे ने कहा पापा कई बार ऐसा होता है ना कि 25 तारीख तक पैसे खर्च हो जाते हैं, और मुझे मालूम है कि आप 12,000 से ज्यादा दे नहीं सकते हो, तो दो दिन ना दोस्तों के यहां जाके खा लेते हैं, बर्थडे पार्टी मना लेते हैं। ऐसे चलता है दिल्ली में हमारा। पिताजी की आंखों से ना आंसू आ गए। मैंने कहा सॉरी बोलिए बेटे को, ये शहर है, गांव में 6,000 में काम चल जाता है, दिल्ली में 10,000 12,000 से काम नहीं चलता। और सोचिए अगर बच्चा दिल्ली में आके 10,000 रुपए में सवेरे से शाम तक यही सोचता रहे कि आज का खर्चा कैसे चलेगा, तो पढ़ेगा कैसे? उसको इतना पैसा तो दीजिए कि कम से कम पैसे की चीजें दिमाग में आए ही ना। बताइए बेटे ने ऐसा क्या किया कि पिता का भरोसा बढ़ गया? उसने रिकॉर्ड मेंटेन किया था। अगर ये रिकॉर्ड नहीं होता तो चाहे वो गंगा में हाथ रखे, आग में खड़े होके कैसे भी शपथ लेता, कौन मानता? तो कहा गया कि सुनो, जब आप ऑडिट पे जाओगे ना, तो कल को मान लो वहां फ्रॉड हो गया और लोग तुम्हारे ऊपर ये एलिगेशन लगा दें कि तुमने अपना काम सही से नहीं किया, तो अपने आप को कैसे बचाओगे? आपको पता है ऑडिटर का भी ऑडिट होता है। जो हम ऑडिट करेंगे ना एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए इंस्टीट्यूट हमारे ऑडिट का ऑडिट करता है कि तुमने ऑडिट सही से किया है कि नहीं। सीए फाइनल में जब जाएंगे तो वहां एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, पीयर रिव्यू, ऑडिटर का ऑडिट। तो सोचिए कल को रिलायंस में फ्रॉड हो गया और इन्वेस्टर ने यह कहा कि ऑडिटर ने अपना काम सही से नहीं किया, नहीं तो यह फ्रॉड पकड़ा जाता। कैसे प्रूफ करोगे कि नहीं आपने अपना काम बिल्कुल सही से किया है? रिकॉर्ड मेंटेन करके कि ऑडिट के जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं मैंने सारा फॉलो किया है। मान लो कोई बच्चा इंटर में फेल हो गया, टीचर लगे कहने पढ़ता तो था ही नहीं, तभी उसके पिताजी आए 50 कॉपी लेके, सर मेरा बच्चा फेल हो गया, इसका मुझे दुख है, लेकिन यह मत कहिए कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं था सर, ये तो होली के दिन भी पूरी रात पढ़ा था कि अगले दिन होली के दिन सोए आराम से, टाइम वेस्ट ना हो सर, नहीं पास हुआ इसका नसीब है, लेकिन देखो सर बताइए फेल होने के बाद भी इज्जत कमाया उसने, क्योंकि उसने मेहनत की थी। और मेहनत का एविडेंस कहां से मिला? तो सुनिए ध्यान से, जब भी ऑडिट पे जाएंगे, जो भी काम करेंगे उसका डॉक्यूमेंटेशन कर लेंगे कि हमने ये काम किया है, कि कल को कहीं प्रूफ करना पड़े तो हम प्रूफ कर पाए। हम लोग पढ़ेंगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस। मतलब कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं जो तुमको सुनकर लगे कि अजीब सा आ गया, जिंदगी से जुड़े हुए हैं ये सब चीजें। चलिए बस फर्स्ट वॉल्यूम के चैप्टर लिखवा देता हूं, फिर आपको छोड़ दूंगा, ठीक? 2 मिनट दो मुझे बस, आप जल्दी घर जाएं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस। मान लो आप टॉपर्स के ऑडिट पे आए, मान लीजिए आपके, क्या टॉपर्स का ऑडिट नहीं होता है? राजीव सर टॉपर्स का ऑडिटर है, बताया होगा उन्होंने जब ऑडिट पढ़ा रहे होंगे। तो राजीव सर टॉपर्स का ऑडिटर है, चलो अब राजीव सर से ऑडिट छीन लिया गया और कहा गया तुम ऑडिट करो। अब सुनो, जब ऑडिट करने आओगे तो ऑडिट 100% करोगे या सैंपलिंग कर लोगे? एक मिनट सुनिएगा। मान लो कहीं तुम गाजर का हलवा खाने गए, तो तुमने कहा भैया थोड़ा चेक कराओ, उसने कहा ले लीजिए, तो क्या उसका पूरा या थोड़ा सा? लेकिन एक चीज बताइए, क्या हल्दीराम में जाओगे तो आपको टेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी? हीरा स्वीट्स में जाओगे चेक करने की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। हम ऑडिट करने से पहले क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करते हैं कि उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितना स्ट्रांग है। क्या होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? हर कॉर्पोरेट अपने ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड एरर को प्रिवेंट और डिटेक्ट करने के लिए कुछ सिस्टम लगाता है, उसी को हम कहते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। आपके घर में दरवाजा है, वही इंटरनल कंट्रोल है।
लॉकर में ताला बंद है, वही इंटरनल कंट्रोल है। सवेरे उठते हो अलार्म लगा के, वही इंटरनल कंट्रोल है। मैं अभी क्लास छोड़ने वाला हूं, ये इंटरनल कंट्रोल है कि टाइम हो गया छोड़ दो। तो हर आदमी अपने अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए एक सिस्टम डेवलप करता है। अगर वो सिस्टम स्ट्रांग है तो मेरा उसके ऊपर भरोसा बढ़ेगा। तो याद रखिए, ऑडिट कितना करना है, सैंपलिंग करनी है, थोड़ा मोड़ा छोड़ भी सकते हैं क्या, ये सब पता लगेगा उसके इंटरनल कंट्रोल से। हम लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। अब जल्दी जल्दी लिख देता हूं, है ना? हाँ, नहीं सही। फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इन दिस रिगार्ड। एक बात बताओ, कॉर्पोरेट में फ्रॉड ना हो, यह किसकी ड्यूटी है? मैनेजमेंट की। ऑडिटर तो ओपिनियन देगा, ऑडिटर को कुछ करना ही नहीं है। हमारा काम तो सबसे आसान है, घर जाएंगे, मम्मी खाना बना के बैठे, क्या बेकार बनाया है, ऑर्डर करो। हमारा काम तो ओपिनियन देना है। बताइए, कंपनी किसकी? आपकी। फ्रॉड एरर ना हो, यह आपका काम है। तो फ्रॉड एरर को प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? मैनेजमेंट की। लेकिन अगर मुझे कहीं फ्रॉड नजर आ गया तो मुझे चुप नहीं बैठना। बताइए, चोर को पकड़ना किसका काम? लेकिन मुझे चोर दिख जाए तो मेरी भी ड्यूटी बनती है कि मैं पुलिस बुला दूं एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो वैसे ही अगर मैं ऑडिट पे गया हूं और मेरे को कहीं फ्रॉड दिख रहा है तो उस केस में मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, चैप्टर बताएगा। पढ़ेंगे, 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करो। हो सकता है ऑडिटर वाले चैप्टर पढ़ लिया होगा आपने। 1 करोड़ से ऊपर होगा तो सीजी को, और नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पढ़ेंगे हम लोग। तो अगर आपको फ्रॉड दिख जाए तो एक ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चैप्टर बताएगा। दो पेज का चैप्टर है ये। चलिए, 5 हो गए, 5 चैप्टर खत्म। 6, कितने लोगों ने आज तक, तुम लोगों में से, नहीं आज मैं फालतू में टाइम लगा रहा हूं, मैं इतना टाइम लगाऊंगा नहीं, मैं मैक्सिमम 5:30 बजे तक पढ़ाऊंगा आज, क्योंकि इंट्रोडक्शन था, थोड़ा चैप्टर शुरू हो गया। 5:30 से ऊपर लेके नहीं जाऊंगा कभी। अब मैंने सुनो, मैंने शेड्यूल चेंज करवा दिया है। आपकी जो एफएम की क्लास होगी 2:45 से 3:45 होगी। 3:45, सुनिए ध्यान से, 3:45 सर को याद दिला देना। फिर 4 से लेके 5:30 ऑडिट और आईएएस होगा। होली तक हम यही लेके चलेंगे। उसके बाद आपके परफॉर्मेंस को देख के 10-15 मिनट और बढ़ा देंगे ग्रेजुअली। अभी कोई मारामारी नहीं है ऐसी। पहले आप लोगों के कॉन्सेप्ट थोड़े बिल्टअप हो, फिर आगे देखा जाएगा। ठीक है? अब क्या 5:30 के बाद अब क्या देखोगे? नहीं मतलब ठीक। तो सोचिए, तो आज के जमाने में अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, स्विगी है, जोमैटो है, एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू बिजनेस हो रहा है। बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में 100 घंटे भी कंप्यूटर नहीं चलाए? टीचर से झूठ मत बोलना, हाथ खड़ा कर दो। अपने पूरे लाइफ में 100 आवर्स भी उन्होंने सिस्टम पे स्पेंड नहीं किया। प्लीज हाथ खड़ा करिए, तभी तो मैं एडवाइस करूंगा ना आपको। सुनिए, अब हाथ नीचे कर लो, अब हाथ नीचे कर लो। अरे 100 घंटे का मतलब यह है कि सारा जोड़ के एक दिन में। सुनो ध्यान से। तो अब आप अमेज़न के ऑडिट पर जा रहे हो और आपको सिस्टम पे काम करना नहीं आता। अमेज़न तो वर्चुअल बिजनेस है, ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट है, आईटी को यूज करता है बिजनेस में। बताइए, लोहा ही लोहे को काटता है। तो अगर अकाउंटिंग और ट्रांजैक्शन ऑटोमेटेड है तो ऑडिटर को भी ऑटोमेटेड बनना होगा। तो आज की डेट में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, वो बिल्कुल आईटी एनेबल होना चाहिए। इंटर के बाद जो 3 महीने का टाइम मिलेगा ना, दिन रात मैं आपको बताऊंगा कौन से पैकेज पे काम करना है। 2 से 3 ईआरपी पे काम कर लेना, बिग 4 वाले ऐसे बुलाएंगे आपको। और कहां से ईआरपी करना है वो भी बता दूंगा। चलिए, हाँ बस वही तो बात है ना, फिर बोलोगे मेरा अपना इंटरेस्ट है। कितना सोचते हो तुम लोग? ऑडिट ऑफ एन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट,
ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट का मतलब होता है जहां पे मैनुअल काम कम होता है, कंप्यूटर से ज्यादा होता है। तो ऐसी जगह पे जब हम ऑडिट पे जाएंगे तो हमें क्या खास बात ध्यान रखनी होगी, यहां पढ़ेंगे। देखो मैंने आज पहले दिन आप लोगों को मना किया, लेकिन बात कर रहे हो आप लोग। यही छोटी छोटी चीजें आगे जाके आपको परेशान करेंगी। ऑडिट सैंपलिंग, ऑडिट बताइए, जब डॉक्टर कहता है जाओ अपना ब्लड टेस्ट करा के लेके आओ, तो क्या लैब वाला पूरे शरीर का खून निकाल लेता है या सैंपल लेता है? और उस सैंपल के बेसिस पे पूरे शरीर के ब्लड का रिपोर्ट दे देता है। सैंपल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो आपको भी रिलायंस में जाके 100% ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, नहीं कर पाओगे। हमें कौन सा एब्सोल्यूट एश्योरेंस देना है? हमें तो रीजनेबल एश्योरेंस देना है। रीजनेबल, ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड करेक्ट नहीं देना। हमारा इंस्टीट्यूट कहता है कि आप सैंपलिंग कर सकते हो, लेकिन बताइए अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक होगा तो सैंपलिंग करोगे क्या? नहीं, फिर काम ज्यादा करना पड़ेगा। बताओ टॉपर्स का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है? तो ऑडिट 100% करना पड़ेगा, आप सैंपलिंग का चांस नहीं ले सकते हो। लेकिन मान लीजिए आप विप्रो में जा रहे हो, टाटा की कंपनी में जा रहे हो, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, सैंपलिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे सैंपलिंग करनी है चैप्टर बता देगा, आता है समझ में? एंड फर्स्ट वॉल्यूम का लास्ट चैप्टर एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ये सारा वॉल्यूम 1 में 8 चैप्टर। अरे 200 पेज के ही है, 200 पेज के 8 चैप्टर, बहुत तो भैया 21 साल के अंदर 1 लाख की सैलरी चाहिए, इतना मेहनत तो करना पड़ेगा ना। आप सिंपल सी बात है, अब मैं बोलूंगा तो खराब लगेगा। चाचा जी पिताजी 50 साल के हो गए, 1 लाख की सैलरी नहीं आई, आप 21 साल में 1 लाख की सैलरी चाहोगे, थोड़ा तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना यार। भाई साहब, आप जिस आदमी ने आपको सीए में एडमिशन कराया ना, रोज जाके उसको नमस्ते करिएगा, उसने आपको बहुत अच्छी जगह भेज दिया है। और ये आपको तब समझ में आएगा जब सीए बनने के बाद नौकरी लग जाएगी। एनालिटिकल प्रोसीजर, ये 8 टॉपिक आपके फर्स्ट वॉल्यूम में है, सेकंड वॉल्यूम हम लोग परसों पढ़ेंगे। फर्स्ट खत्म। सॉरी मैंने थोड़ा टाइम ज्यादा लगा दिया, जनरली मैं लगाता नहीं हूं, बट आज थोड़ा लगा, काफी दिनों से पढ़ाया नहीं था ना, आज थोड़ा। फ्राइडे से टैक्सी क्लास होगी, फ्राइडे से टैक्सी क्लास होगी आप लोगों की, ठीक।